ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या आपको? चलिए, सो हाय एवरीवन, ऑनलाइन फेस टू फेस कैसे आप सब लोग? मजे में? तो आज सैटरडे नाइट है, समा भी है और टॉपिक भी है। चलिए, सो ऑनलाइन खाना हो गया सबका? क्या नहीं हुआ? हो गया खाना सबका? चलिए, तो जस्ट 1 मिनट। चलिए, जस्ट 1 मिनट, मैं लिंक शेयर कर देता हूं। ओके, चलिए, सो आवाज बराबर आ रहा है सबको? आज मेरे को लेक्चर कैंसिल होता है क्या? लाइट नहीं थे ना, 5:30 से 6 बजे लाइट आई है। मैं तो बोला लेक्चर आज शायद कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, नहीं थी लाइट। ऑफिस में शायद 6 बजे लाइट आ गई। नहीं, यहाँ पे ऑफिस में 6 बजे लाइट आई। आपका जीएसटी क्लास कब से होगा? एक मिड मास से, जैसे डीटी खत्म होगा ना, मिड मास से होगा दोस्त। यस, बस लास्ट एक पुण्य का काम करता हूं, बड़े लोगों के ग्रुप में शेयर कर देता हूं कि भाई लोग ज्वाइन करो, तुम्हारे फायदे की बात है। चलिए, जस्ट 1 सेकंड हो गया दोस्तों। लास्ट में क्या करें, करना पड़ता है। ओके, यस, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ऑनलाइन प्रेस्टीज पॉइंट ब्लैकआउट टिल 7। यस यस, वहाँ पे लाइट नहीं था थोड़ा, तो मैं जाके लाइट लेके आया। बोला मेरा लेक्चर है, लाइट तो जाते रहेगी, लेक्चर मिस नहीं हो सकता बोला। तो उनको बोल के आया मैं कि लाइट लेके आया। फिर मैं घर पे गया, फिर वापस यहाँ पे आया। हेलो सर, वी आर बैक। दिख नहीं रहा है मेरे को? अच्छा, नहीं बोले वी आर बैक, मैं देख रहा था कि आई एम सॉरी, बैक मतलब अच्छा इधर क्या, मैं इधर देख रहा था। यस, अंजलि सॉरी, मेरे को लगा मैं पीछे देख रहा था दीवार की तरफ। चलिए, एनीवे, सो नाइस जोक, आप इमोजी भेज सकते हैं। चलो, और पहले लेक्चर को लाइक करना है, नहीं तो 5 मार्क कम होते हैं। अच्छा, हम मॉडल 2 के ही हैं, दिसंबर वाले। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो गाइस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेशन स्टार्ट तो करेंगे। मेन जो प्रोविजन मैंने आपको सुबह लिख के दी है
वो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे जो एग्जाम में आते हैं टॉप मोस्ट। जो मैंने आपको सुबह लिख के दिया ना, आपके सब बुक है क्या? बस मैं सब रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ रहेगा तो मेरे को बताना कि सर स्किप हो गया। तो जो मेन प्रोविजन है वो अपन रिवाइज करेंगे एंड फिर अपन मस्त की क्या करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबने ऑलरेडी डन ना? थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक यू। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी का वेटेज आप लिख के रखना अराउंड 7 मार्क्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 मार्क्स, और अपने को पूरे मार्क्स लेके आना है ना। डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, बस यस आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट्स आर देयर, बट अपन उसको परफेक्ट करेंगे एज वी डिस्कस। कि आप घर पे टॉपिक रिवाइज करेंगे पूरा एंड देन आपको जहां से भी लगता है कि यहाँ पे हमको और सेशन की जरूरत है, विल हैव मोर सेशन ऑन सैलरी, आप टेंशन मत लो, बस आप उसको पढ़ लो एक बार, मेरे को पता चलने तो आपको कहाँ पे टॉपिक में चैलेंज लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक में आपको एटीआर का लिस्ट लर्न करना है, जो अपन ने क्लास में ऑलरेडी लिखा है। तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं। बोलो, अगर हम एटीआर, अच्छा पहले बताओ, एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया है तो वर्किंग कैसे करेंगे? तो एटीआर से करना है। कैसे करना है? एटीआर से करना है। चलो एक बार पहले, एटीआर में कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा? लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, एचआरए क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तीसरा, हेल्पर अलाउंस। चौथा, एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस। पांचवा, यूनिफॉर्म, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, ट्राइबल एरिया एंड लास्ट लंच एंड उसके बाद आखिरी के दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। ये सब चीजें अच्छे से लर्न करना है आपको। तो अगर एटीआर में आता है तो इनकम बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब बोलो क्या होगा फिर? जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया है वो आपको डायरेक्ट इनकम में क्या करना है? ऐड है। कुछ भी नहीं करना है। एचआरए ऐड है, चिल्ड्रन एजुकेशन ऐड, कुछ भी नहीं, लाइक फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है, उल्टा अपना काम क्या हो गया? आसान हो गया, कुछ वर्किंग ही नहीं करना है। तो ये लिस्ट आप सबको अच्छे से लर्न करना है। ये लिस्ट कोई प्रॉब्लम, इसमें बस आपको लर्न करना है। तो कितनी चीजें हो गई, पर काउंट करते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन पहला हो गया, एचआरए कितने हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। तो मात्र 11 चीजें आपको लर्न करना है, 2 बार 1 ऐसे 11 खत्म। ये चीजें छोड़ के बाकी सब में कॉमन प्रोविजन है। ये 11 एडजस्टमेंट्स अगर एग्जाम में आते हैं एंड अगर आप एटीआर में हो तो क्या करना है? फुल्ली टैक्सेबल, जो भी अमाउंट दिया एज इट इज अपने को मस्त की क्या करना है? कॉपी करना है। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। चलिए आइए पढ़ते। पहला, सैलरी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सैलरी इनकम एस्टेब्लिश करने के लिए 2 कंडीशंस है, जो पे कर रहा है एंड जो रिसीव कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए एंड पेमेंट उस कैपेसिटी में होना क्या है? जरूरी है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा। नो प्रॉब्लम, ये सा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ध्यान दो। नाउ आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला, बेसिस ऑफ चार्ज। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। फटाफट आपको आंसर देना है। मैंने आपको क्लास में कहा था कि क्लाइंट मेरे पास रिटर्न फाइल करने के लिए आ गया, उसको 12 में से 9 महीने का ही सैलरी मिला था, कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, 3 मंथ्स का उसको सैलरी नहीं मिला था। तो आप बताइए, जब वो टैक्स भरेगा, रिटर्न फाइल करेगा तो हाँ, ड्यू बेसिस पे 12 महीने के सैलरी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और करेक्ट, एकदम सिंपल, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू होने के 2 तरीके सबको पता है। पहला, ड्यू कब होता है? लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड दूसरा होता है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें दोस्तों टोटल पीरियड 12 मंथ्स का ही रहेगा, बट ऑनलाइन सब लोग टाइप करके भेजो कि यहाँ पे 2 होंगे 12 मंथ्स के पीरियड। आप बताओ क्या होगा? पहला करेक्ट, एक होगा अप्रैल टू मार्च एंड दूसरा होगा मार्च टू फेब, बराबर है। तो अपन विथ ईयर लिखेंगे। अपने लिए कौन सा AYP है? 25-26 है, तो मैं लिखूंगा अप्रैल 25 से मार्च 26, एंड दूसरा क्या लिखूंगा? मार्च 25 से फेब्रुआरी 26। तो आपको एग्जाम में चेक करना है, क्यों
क्योंकि अगर 12 मंथ्स का पीरियड चेंज होगा तो बताइए आपका सैलरी इनकम चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये सबको क्लियर क्या पहले बताऊं, एकदम बेसिक चीज है। अच्छा कुछ भी नहीं दिया तो क्या करना है वो भी बताओ सब लोग फास्ट। अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? एंड ऑनलाइन भी सबने सही आंसर दिया, तो गाइस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये पॉइंट, ये प्रॉब्लम सबका सॉल्व हो चुका है, कोई इशू नहीं। देन फटाफट, एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। व्हाट इज एडवांस? मैंने अगले साल का 2 महीने का सैलरी मार्च में ले लिया है क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत थी। तो इस साल टोटल 14 मंथ्स के सैलरी पे मैं टैक्स दूंगा। 12 मंथ्स रेगुलर सैलरी, 2 मंथ्स एडवांस, तो 14 मंथ्स के सैलरी पे टैक्स आएगा। एंड बताओ अगले साल वापस 12 देंगे या 2 ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, बराबर है, तो 10 महीने के सैलरी पे टैक्स आएगा। एडवांस सैलरी कोई प्रॉब्लम? ग्रेट। तीसरा, एरियर्स ऑफ सैलरी। व्हाट इज एरियर्स? इंक्रीज इन सैलरी विद बैकडेटेड इफेक्ट, तो वो भी टैक्सेबल है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। वो भी टैक्सेबल कब है? इन द ईयर ऑफ। तो एडवांस एंड एरियर्स दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ट्रीटमेंट एक ही है। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड वापस वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक इनकम कभी भी 2 बार टैक्सेबल नहीं होगा। जब भी ऐसे मन में विचार आएगा मेरे से वो डाउट क्लियर करके लेना है कि सर हमको ऐसा लग रहा है, तो कुछ तो कंफ्यूजन है वो मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। बट कहीं पे भी डबल टैक्स आपको जहां पे लगता है इमीडिएटली मेरे से बात करना है कि सर हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, ठीक है? आई थिंक फेयर इनफ। अच्छा अपन ने सैलरी वॉलंटरी सरेंडर किया, टैक्स देना कि देना है? देना है, वो मेरा डिसीजन है, वो सैलरी सरेंडर करना है। तो ऑनलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चलो तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा बोलो, टोटल सैलरी में कितने कंपोनेंट्स अपन रिवाइज करेंगे? एक बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड देन स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। अच्छा कमीशन 3 प्रकार के होते हैं, तो इनकम में सब कुछ ऐड होगा, लेकिन ऑब्जर्व करो वर्किंग नोट में क्या क्या होगा ना। सुनो, अपन ने अभी टॉपिक तक खत्म किया है। एचआर में बोलो कौन सा कमीशन ऐड होगा? बेस्ड ऑन टर्नओवर। प्रोविडेंट फंड में भी बेस्ड ऑन टर्नओवर, मोस्टली सब जगह पे बेस्ड ऑन टर्नओवर ही है, खाली रेंट फ्री अकोमोडेशन में सभी कमीशन ऐड होते हैं। रेंट फ्री में क्या होता है? सभी कमीशन आपको क्या करना है? ऐड करना है, बराबर है? ओके। कौन है? सविता, एरियर्स का मतलब है तुमको इंक्रीमेंट मिला है आज, बट वो जो पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है उसके लिए मिला है। सो मेरे को इंक्रीमेंट मिला है अप्रैल 25 में, बट वो मिला है फ्रॉम जनवरी 24, तो लास्ट ईयर का भी इंक्रीमेंट देना बाकी था, कंपनी भूल गई थी तो उन्होंने गलती मान ली और लास्ट ईयर का इंक्रीमेंट आज मिला है, तो पैसा भी आज ही मिलेगा, तो वो टैक्सेबल है। सो एरियर्स मीन्स बैकडेटेड इंक्रीमेंट, है ना? मतलब बचपन में प्यार हुआ था, मिले आज, बैकडेटेड, है ना? आज पता चल गया अरे यही प्यार है जिससे मैं प्यार करती थी, बैकडेटेड प्यार। समझ में आया आज? तो शादी आज होगी ना, पहले नहीं हो सकती, बस वही है एरियर्स, ठीक है? तो ये सिंपल है। नाउ पे स्केल, चलो तो पे स्केल में इस पे एग्जाम में अगेन स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा आपको एग्जाम में दिया जाएगा 12,000, 2,000, 30,000, एक एक वर्ड को समझना है। बोलिए 12,000 क्या होगा? ये स्टार्टिंग अपना बेसिक सैलरी होगा। 2,000 क्या होगा? ईयरली इंक्रीमेंट होगा। कब तक मिलेगा ये? 30,000। एंड 30,000 के बाद वापस क्या होगा? वो नया पे स्केल दिया जाएगा, अपने को क्या करना है, जो रहेगा अपन कैलकुलेट करेंगे, वो कितना देना है वो कंपनी का इश्यू, अपना अपने को बस कैलकुलेशन करना है। अच्छा मेन चीज यहाँ पे ये जो 1 ईयर निकालना है, बताइए सब लोग। हाँ, ये बैकडेटेड पैर मीन्स एरियर्स ऑफ सैलरी, ठीक है? हमको आज पता चला क्योंकि हम दोनों कुंभ के मेले में खो गए थे, तो आज मिल गए वो, इसलिए, ठीक है? चलो नाउ नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है ईयरली, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपने को निकालना है। अच्छा पे स्केल में आप कंफर्टेबल हो? मैंने न्यूमेरिकल की जरूरत है या नेक्स्ट आगे बढ़ो? पे स्केल मैनेजेबल है ना? फिर भी पे स्केल के 4 स्टेप्स आपको बता देता हूं मैं, अपने क्लास में। पहला, जिस दिन ज्वाइन हुआ है वहां से एक एक साल ड्रॉ करना है ना? जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहां से। अच्छा 1 साल कैसे करना है? 1 साल आगे जाओ, 1 दिन पीछे आओ, वो भी बता दिया है। सो कब तक ड्रॉ करना है? जब तक पेपर खत्म नहीं होता है, हाँ ना? जब तक एग्जाम में 3 घंटे खत्म नहीं होते हैं,
जब तक मार्च 26 कवर नहीं होता है, प्लीज ध्यान में रखना है, कब तक? मार्च 26 तक 1 ईयर ड्रॉ करना है। फिर करस्पॉन्डिंग क्या करना है? सैलरी ऐड करते जाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, अपना प्रीवियस ईयर लिखो। अब ये दो हो सकता है, या तो अप्रैल टू मार्च हो सकता है, या फिर मार्च टू फेब। एंड फिर जहां पे सैलरी चेंज हुआ है उसको प्लॉट करना है। उसके पहले का सैलरी लिखो, बाद में का सैलरी लिखो, नंबर ऑफ मंथ्स निकालो, 5th स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन करो, पूरे मार्क्स लेके आओ। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। ऑनलाइन सब लोग जरा एक बार फटाक से टाइप करके बताइए कि पे स्केल में किसी को डाउट है क्या, क्योंकि सेशन में आपके लिए ले रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो मैनेजेबल। ओके, ये कुछ काम का नहीं। ना ओपन बढ़ते हैं अलाउंसेस में, है ना। सो अलाउंस का पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था। अलाउंस का मतलब है जहां पे पर्पस भी फिक्स्ड है एंड अमाउंट भी फिक्स्ड है। मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ, मतलब क्या है? पर्पस फिक्स है क्या? यस, कौन सा? मेडिकल। एंड अमाउंट भी क्या है? फिक्स्ड है। तो अलाउंस का मीनिंग सबको क्लियर है। अभी अपने पास 3 कैटेगरी के अलाउंस है। पहला है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा है फुल्ली टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनस्पेंड। टैक्सेबल मतलब अनस्पेंड लिखना पड़ेगा, मतलब कितना टैक्स देना है, जो अनस्पेंड है वो ऐड होगा। एक मैंने और कैटेगरी पढ़ाया था फुल्ली एग्जाम, जहां पे कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। एंड चौथा था फुल्ली और पार्टली, दोनों हो सकता है, टैक्सेबल भी हो सकता है या। तो पहले ये दिमाग में पिक्चर क्लियर करने के अपने पास 4 कैटेगरी के अलाउंसेस है। ठीक है, अच्छा अभी एटीआर में कौन से अलाउंसेस है वो आपको पता है, 6-7 अलाउंसेस जो एटीआर में फुल्ली क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। तो अभी एटीआर का डर खत्म है, तो अपन फोकस करेंगे अलाउंस को लर्न करने की। अच्छा बताओ, फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या है? इसमें कुछ न्यूमेरिकल है या बस अपने को लिस्ट अच्छे से लर्न करना है? बस इधर को उधर अलाउंस नहीं होना चाहिए। तो फुल्ली टैक्सेबल में जो भी अलाउंस है, जितना मिला उतना आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। कुछ भी वर्किंग करना है क्या बताओ? हाँ, स्पेंड अनस्पेंड वो आपको कंफ्यूजन के लेंगे, हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। सो फुल्ली टैक्सेबल में मतलब क्या बताऊं, पूरा जितना क्वेश्चन है आपको ऐड करना है। एंड ये एटीआर में भी फुल्ली क्या है, टैक्सेबल है। ओके, चलो कौन से एंटरटेनमेंट अलाउंस, डीए, पहले मैं लिस्ट पढ़ लेता हूं, फिर डीए के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये लिस्ट आपको बस लर्न करना है। ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट, टिफिन अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे। तो ये लगभग 10-11 अलाउंसेस जो मेन दिए मैंने, ये आपको लिस्ट अच्छे से लर्न करना है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है डीए। कुछ बच्चों ने सुबह कहा था कि हमको डी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं आपके लिए वापस बता रहा हूं। ठीक है, सो ऑनलाइन प्लीज ध्यान दीजिए, जिनको समझा अच्छी बात है। पहले डीए, अच्छा डीए क्यों मिलता है? महंगाई भत्ता। डीएस अलाउंस क्या है? महंगाई भत्ता होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है तो मेरा सैलरी इनफ नहीं है, तो ये सब है। तो आइए सबको बता देता हूं। पहला डीएनएस अलाउंस जो है, बताओ वो क्या है? पहला स्टेटमेंट फुल्ली टैक्सेबल है। अच्छा, डीए का या तो अमाउंट दिया जाएगा या फिर परसेंटेज ऑफ बेसिक निकाला जाएगा, ये भी क्लियर है। तो डीए का अमाउंट दिया तो भी फुल्ली टैक्सेबल। अगर बोलते हैं डीए 40% ऑफ बेसिक, तो ये भी क्लियर। यहां तक दोनों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ प्रॉब्लम कहां पे है? ये जो कंफ्यूजन है, डीए एप्लीकेबल एंड डीए नॉट एप्लीकेबल। ये अपने को अच्छे से समझना है। अच्छा, पहली चीज, डीए एप्लीकेबल हो या ना हो, ये इनकम में क्या होगा, इनकम में ऐड करना। ये पार्ट क्लियर है क्या? तो जब भी आप सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो डीए एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल है, इनकम स्टेटमेंट जब बनेगा, अभी अपन ने आज 2 क्वेश्चंस किए, तो उसमें पूरा ऐड करना है। पूरा क्या करना है? ऐड। ओके, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्लीकेबल? फर्स्ट थिंग, थ्योरेटिकल मीनिंग, आपके जब रिटायरमेंट बेनिफिट काउंट होंगे, आपके जब रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होंगे, काउंट होंगे, बराबर है, उसमें डीए कंसिडर होगा, उसको बोलते हैं एप्लीकेबल। एंड आपके जो रिटर्न बेनिफिट काउंट में अगर डीए नहीं है,
तो उसको बोलते डीए नॉट एप्लीकेबल, ये उसका बेसिक मीनिंग है. सो व्हाट इज एप्लीकेबल? आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे उसमें डीए कंसिडर होगा एप्लीकेबल. आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे उसमें डीए कंसिडर, तो क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल. इतना क्लियर है क्या आपको? क्लियर है? ओके. अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या बताइए. अभी बताओ एचआरए में क्या करना है, डीए कौन सा लेना है. मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं. एचआरए में ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, बस इतना ही तो चेंज है. इनकम में हमेशा ऐड होगा. और कहां पे था? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी था. क्योंकि अपन टॉपिक खत्म कर चुके हैं ना, तो अभी मैं सभी एग्जांपल आपको दे सकता हूं. और कहां पे था बताओ? डीए कहां पे था और कहां पे था? ग्रेचुटी में था. कहां पे था? ग्रेचुटी में भी. कौन सा आएगा? ये आएगा, ये नहीं आएगा. और कहां पे था? लीव सैलरी में भी था. बस यही तो है. बस अभी मैंने पढ़ाते समय अलग अलग पढ़ा है, यहां पे मैंने एक साथ आपको बता दिया. तो जिन लोगों ने सुबह कहा था, आई डोंट नो क्या था, या मैसेज किया था, क्लियर है कि आपको? आप सब पहले बताओ, आपको कोई डाउट है क्या? तो इनकम पहले बोलो, डीए एग्जाम में एप्लीकेबल हो या ना हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? इनकम में ऐड करना है. सेकंड, वर्किंग नोट में लेना है कब? अगर एप्लीकेबल है तो. अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वर्किंग नोट में नहीं लेना, इनकम में जबरदस्ती कंपलसरी लेना है. अभी ऑनलाइन एवरीवन, ये एग्जाम्पल ही है ना यशा, यही तो एग्जाम्पल है. लेता हूं ना, एचआरए का एग्जाम्पल मैं करूंगा. डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा क्या? सी वो क्वेश्चन में दिया है तो ऐड करेंगे ना अपन. सी यू हैव टू चेक दिस वर्ड, ये मैं नहीं बता सकता है ना. तो ये अगर है तो आएगा. देवांगी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा मेरे को, क्या तुम बोलना चाहते हो? एक बार वापस रिफ्रेम करके भेजोगी. बट मेरे को जितना समझा मैंने आंसर देने की कोशिश की है. क्या करना है? ऐड. ठीक है. अभी सपोज ऐसा है, सपोज बोला है कि डीए इज 1 लाख रुपीज. ओके. एंड डीए एप्लीकेबल जो है वो है 50%, दैट इज 50,000. ओके. तो अभी सब लोग आंसर देंगे. मेरा क्वेश्चन क्या बताऊं? क्वेश्चन में डीए दिया 1 लाख रुपया एंड बोला है कि 50% एप्लीकेबल है. कितना एप्लीकेबल है? 50%. ठीक है. अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन करेंगे ना आगे. तो बताओ अभी सपोज ये एचआरए का है. अभी मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं. पहला, इनकम में कितना ऐड होगा एंड एचआरए के वर्किंग नोट में कितना ऐड होगा. बोलो. ऑनलाइन सब टाइप करके भेजो, मेरे को सबसे आंसर चाहिए. इनकम में कितना होगा एंड एचआरए के वर्किंग नोट में कितना होगा? इनकम में 1 लाख होगा एंड वर्किंग नोट में 50. बस इतना ही तो करना है, इतना ही है. इससे ज्यादा मेरे को भी नहीं आता. अभी बताओ, ऑनलाइन सब लोग रिप्लाई करो फटाक से. क्लियर है क्या आपको? अभी डीए का कंफ्यूजन खत्म 100%. अभी भी किसी को डाउट है? ये सेशन आपके लिए रखा है, तो डाउट है तो बिंदास पूछना है, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. आई थिंक सबने आंसर. वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया. आई थिंक आपको समझ में आ गया. मतलब डीए का कंफ्यूजन टोटली खत्म है. ठीक है ना? मैं आगे बढ़ सकता हूं? ग्रेट. उसके बाद मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है. नहीं देवांगे, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने डीए का सुबह फॉर्मूला बताया था ना. जहां जहां पे एप्लीकेबल है, नॉट फॉर रिटायरमेंट, ये कहीं भी आ सकता है. जहां जहां पे वर्ड आएगा एप्लीकेबल, वहां वहां पे तुमको जोड़ना है. ठीक है. ओके. नाउ इसमें एक एग्जाम्शन मिलता है. किसको? अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय है तो कितना एग्जाम्शन है? 3200 रुपया पर मंथ. लेकिन हैंडीकैप नहीं दिया तो इनकम में क्या करना है? पूरा ऐड करना है. क्लियर है? हाँ, रेंट फ्री में करते हैं अपन. 2 मिनट. अच्छा, अभी अपने नोट्स पे से ना ये 2 टेबल आप मत पढ़ना, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है. आप डायरेक्टली नीचे जो मैंने नोट्स दिए उसमें से पढ़ना है. क्लास में अभी घर पे ये टेबल लर्न करना है, ये लिस्ट लर्न करो. ये 2 टेबल इसमें से मत पढ़ना, डायरेक्ट आप ये लिस्ट पढ़ना जो मैंने नीचे दिया है ना, वो पढ़ना है. ठीक है. चलो नाउ अभी मैं सेकंड जो कैटेगरी लिखूंगा वो लिखूंगा
fully exempt to the extent of amount spent. मैंने क्लास में आपको 6 अलाउंसेस का लिस्ट दिया है, बस वही आपको लर्न करना है। सविता सैलरी में 1-2 अमेंडमेंट्स हैं, आज अपन कवर करेंगे छोटे छोटे। अच्छा, ये लिस्ट आपको लर्न करना है। इसमें कौन सा अमाउंट टैक्स होगा बोलो, स्पेंड या अनस्पेंड? घाई मत करो, सोच के आंसर दो, फेंकना नहीं आंसर। अनस्पेंड, क्योंकि अभी एग्जाम के हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं ना, घाई नहीं मेरे को, गलत आंसर मत देना। अनस्पेंड टैक्स होगा ना। चलो पहला कौन सा था, मैं लिखता हूं फटाफट, ट्रैवल, उसके बाद ट्रांसफर अलाउंस, और कौन सा था, डेली अलाउंस, तीसरा था कन्वेंस अलाउंस, फोर्थ हेल्पर अलाउंस था क्या? हाँ, चेक करो, हेल्पर अलाउंस, देन एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, और कौन सा था, या ट्रेनिंग अलाउंस, और कौन सा था, यूनिफॉर्म। बस ये 6 ही थे क्या? देखो अपने मेन नोट्स में, उसमें अलग जगह पे दिया, मैं बताता हूं। ये समझा आपको? देखो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने मेन नोट्स में आपको दिखा देता हूं मैं, अब बताओ सही है क्या? हाँ, एक बार देख लो। ये देखो कौन से 6 हैं। देखो पहला ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, अलाउंस, बराबर है क्या? तो ये 6 अलाउंस में क्या बताऊं, बताओ ये 6 अलाउंस में क्या करना है? ओनली अनस्पेंड इज टैक्सेबल, ओनली क्या होगा, अनस्पेंड। तो ये लिस्ट आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी इसमें मैं लिखूंगा ATR एंड ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल में आंसर एक ही होगा, क्या होगा, अनस्पेंड इज। अभी एटीआर की लिस्ट आपके पास है, बोलो एटीआर में कौन सा होगा फुल्ली टैक्सेबल, बताओ। अभी फर्स्ट पेज पे था ना एटीआर, बताओ इसमें से कौन से 3 फुल्ली टैक्सेबल होंगे एटीआर में, चेक करके बताओ, देख के बताओ, फर्स्ट पेज पे ना, पढ़ो। हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च एंड यूनिफॉर्म, देखो 3 है क्या? हाँ, तो ये एटीआर में क्या होंगे बताओ, फुल्ली टैक्सेबल एटीआर में। एंड बाकी दिन में डिडक्शन, बाकी दिन में क्या होगा, अनस्पेंड टैक्सेबल होगा। आपको समझा? तो बोलो ये 6 अलाउंसेस का पहले बताओ व्हाट इज द बेसिक नेचर, फटाफट क्लोज करना इसको। पहले बताओ इन 6 अलाउंस का बेसिक नेचर क्या है। अनस्पेंड इज टैक्सेबल, अगेन कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आपको नाम लर्न करना है, इधर का नाम उधर नहीं होना चाहिए, तो आपके मार्क्स कट होंगे, पहला स्टेप। दूसरा, जो अनस्पेंड है वो फुल्ली टैक्सेबल, वो कौन से स्कीम में, ऑप्शनल। एटीआर में आते तो क्या करना है, एटीआर में आते तो ये 3 भी क्या हो जाएंगे, एंड बाकी 3 में अनस्पेंड इज टैक्सेबल। ऑनलाइन मेरे को सबका रिप्लाई चाहिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एकदम आपको इजी करके पढ़ा दी है। ये पहले पेज भी था, एक बार वापस बना के दे दिया है। बताइए अभी क्लैरिटी आ गई आपको? उसका मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, जो ऐड आ रहे मेरे हाथ में है नहीं, वो आपको विकास सर से बात करनी पड़ी है ना, मेरे हाथ में है नहीं वो। चलिए ऑनलाइन बताइए जरा, सब लोगों का रिप्लाई चाहिए। अरे आपको समझेगा, 100% कंफ्यूजन क्लियर है ना हो? तो अगर 4, 5, 6 आता है एंड तुम एटीआर में तो क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल, एंड रेगुलर में तो अनस्पेंड इज टैक्सेबल, बस क्लियर। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, बोलो 4, 5, 6 आते हैं तो एटीआर में, हाँ, एंड रेगुलर में, एंड 1, 2, 3 दोनों में सेम अनस्पेंड इज टैक्सेबल। आई थिंक 6 अलाउंस का मैंने कार्यक्रम खत्म कर दिया है। आई डोंट थिंक इससे अभी कोई आपको डाउट रहेगा, 0 डाउट पे ला के रखा है। ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो ये रिवीजन का फायदा है, आप घर पे करेंगे तो 2-4 घंटे जाएंगे, रिवीजन बहुत फास्ट होता है, ठीक है, क्लियर है नाउ। अभी नेक्स्ट है आखिरी के 4। हाँ, क्या हो गया, लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, या फोटो ले लो, बाद में लिख लेना। हो गया ना? नहीं, बड़ा भी लिख लो, मैं लेक्चर प्राइवेट करने वाला हूं। हाँ, लिख लो दोस्त, फोटो ले लो। यस, ऐड आ रहे हैं ना, आप कल सर से बात कर लेना। नंबर लिख लो 9 टाइम 0। यस, चलो, हो गया क्या दोस्त? हो गया तुम्हारा? नाउ अभी ये देखो, ये नोट्स में मैंने आपको अलाउंस दिए 4 अलाउंसेस। अभी थर्ड कैटेगरी क्या है बताओ? नहीं, एक फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली क्या है? अनस्पेंड स्पेंड का कोई क्राइटेरिया? ये कभी कभार एग्जाम में आते हैं। पहला कौन सा है बता देता हूं, ध्यान दो। अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इधर लिख देता हूं, बताओ कौन सा? पहला अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। सेकंड अलाउंस टू यूएनओ। तीसरा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। चौथा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस है। बोलो, तो एटीआर में हो या ऑप्शनल में? सब में एक ही आंसर है। क्या है? फुल्ली एग्जाम रे मैडम। अरे अभी लेक्चर खत्म होने दो, सैटरडे मेरे को पता है 11 बजे के बाद। हाँ, अभी समझा के बताइए। छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अभी डाउट क्लियर हो गया क्या? तो ये 4 अलाउंस का बताओ क्या करना है एग्जाम में? एटीआर में हो या कहीं पे भी हो, फुल्ली क्या होगा? फुल्ली क्या होगा? कौन बोला टैक्सेबल रे? हाँ, अभी मैं इधर से बॉटल, ऐसा न्यूटन का जो प्रोविजन है ना, वो ऐसे एप्पल ऊपर से गिरा था ना, बॉटल ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा अभी पानी के साथ। न्यूटन का प्रोविजन मैं हॉरिजॉन्टल अप्लाई करूंगा, उसने वर्टिकली किया था ना। हाँ, क्या समझ में नहीं आता है? 11 बजे दोनों साथ में जाना, रुको। हाँ, एनीवेज, बट क्लियर एंड डाउट अभी? तो ऊपर का 6 क्लियर है। अच्छा, जो फुल्ली टैक्सेबल है उनका क्या? दोनों स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल, ये 6 में समझ में आ गया। ये 4 फुल्ली एग्जाम, अलाउंसेस खत्म हो गए। अभी बचा एचआरए, चिल्ड्रन एंड हॉस्टल, खत्म हो गए, अलाउंस डन। देखो आप 45 मिनट अलाउंस खत्म हो गया। अरे हुआ कि नहीं? आपके सामने है। 4 वाला क्या लिखा है? 4 वो कॉन्स्टिट्यूएंट के अलाउंस है, नोट्स में है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट के अलाउंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 222 करके दिया है, देखो वो एग्जाम्प्ट है सब। वो मैंने बताया नहीं कि आपने को जानने की जरूरत भी नहीं है, मंडे क्लास में सबको बताता हूँ कौन सा अलाउंस रहता है वो। ठीक है, चलिए अभी आते हैं मेन अलाउंसेस, जहां पे न्यूमेरिकल है। तो 3 कैटेगरी एकदम सिंपल। पहला फुल्ली टैक्सेबल, एक बार फाइनली क्लोज करते हैं। फुल्ली टैक्सेबल, बोथ स्कीम फुल्ली टैक्सेबल। अगले 6 जहां पे रेगुलर स्कीम है तो अनस्पेंड इज टैक्सेबल, एंड एटीआर में तो पहले 3 को अनस्पेंड एंड बाकी के 3 ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। एंड आखिरी के जो 4 है फुल्ली एग्जाम, कोई भी स्कीम हो। आई थिंक नाउ क्लियर है क्या? अभी इतना पढ़ा था कि आप कहीं भी जाके क्लास में पढ़ा भी सकते हो, है ना? हाँ, पर पढ़ाना मत, मेरे पेट पे लात मत मारना, मेरे को एक ही छोटा सब्जेक्ट आता है। सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। कॉमर्स वालों का न्यूटन लॉ, हाँ। अभी अपने को न्यूमेरिकल करना है एचआरए का। एचआरए एटीआर में फुल्ली टैक्सेबल, एंड ये एग्जामिशन कहां पे मिलेगा? रेगुलर स्कीम में मिलेगा। तो एटीआर में एचआरए फुल्ली टैक्सेबल एंड ऑप्शनल में पार्टली। ऑप्शनल में क्या होगा? पार्टली। क्लियर है क्या? तो ये मैं यहीं पे आपको वापस एटीआर एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा, कोई डाउट ही नहीं चाहिए मेरे को। छोटा सा सब्जेक्ट, छोटा सा तो है। नाउ अभी पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा पहले आप बोलो, मैं जो भी डिस्कशन करूंगा
वो एटीआर के लिए होगा या ऑप्शनल के लिए होगा, पहले बताओ। हाँ, क्योंकि एटीआर में तो हाँ, तो अभी पूरा डिस्कशन ऑप्शनल के लिए होगा। सबसे पहले 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। एचआरए फुल्ली टैक्सेबल कब होता है? पहला, इस कंडीशन का आंसर निगेटिव आ रहा है, एंड दूसरा, आप ऐसे घर में रह रहे हो जहां पे आपको रेंट देने की जरूरत नहीं, फिर आपके मॉम डैड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, फियांसी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, वट एवर इट इज। इफ यू आर नॉट पेइंग रेंट, इफ यू आर नॉट पेइंग रेंट, एचआरए क्या होगा बताओ? फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल, या फिर खुद, या फिर इसका आंसर निगेटिव आता है। तब छोटा सब्जेक्ट ओनली विथ 30 चैप्टर्स, यस। नहीं, ये तो इंटर है, फाइनल में और 30 चैप्टर है। ये फाइनल में इससे डबल सिलेबस है। ये पार्ट है, अभी बहुत है, इससे ज्यादा फाइनल में है, डबल है इससे। जीएसटी भी है, तो जीएसटी के 34 चैप्टर है, डीटी के 30-35 है, कस्टम के 10-12 है। हाँ, वो इजी बट मैनेजेबल है, तुम कर सकते हो। 2-4 साल लगेंगे पढ़ने के लिए, बट हो जाएगा। वैकेंट अदर देन एम्प्लॉयमेंट, दीपक वो एचपी का था ना दोस्त। रुको रुको, 11 बजने दो। हाँ चलो, नाउ अभी एचआरए में 3 कंडीशन है। पहला, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेंट। पहला, एक्चुअली एचआर रिसीव्ड, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, 50 और 40% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटी है तो 50%, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। मेट्रो सिटी वो होते हैं ना कि जहाँ पे मेट्रो चलती है ना। पुणे में चलती मेट्रो, वो है नहीं। एंड गवर्नमेंट के हिसाब से मेट्रो सिटी अलग है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से। ओके। एंड तीसरा, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसमें से जो मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज सैलरी हियर? बेसिक प्लस डीए इफ एप्लीकेबल, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एडवांस सैलरी इस प्रोविजन के लिए इग्नोर करना है, इनकम में ऐड करना है। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं ये इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एचआरए, हाँ, तो यहां पे नहीं लेना है, इनकम में लेना है। नाउ दिस पॉइंट इज, अपन ने क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि मैं पुणे मुंबई अप डाउन कर रहा हूं, मैं पुणे में रह रहा हूं, जॉब करने के लिए मुंबई जा रहा हूं। सो माई प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेट्रो सिटी, बट मैं स्टेइंग नॉन मेट्रो में रह रहा हूं, तो बोलो 40 लेना है 50? हाँ, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप कहां पे रह रहे वो इंपॉर्टेंट है, आप जॉब कहां पे कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। 50% फॉर मेट्रो सिटी एंड अदर के लिए, एंड फुल्ली टैक्सेबल इफ रेंट इज नॉट पेड, देन क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बराबर है क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं एचआरए का, है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। लिखो, एक न्यूमेरिकल करते, मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी के बाद मेन चीज क्या है? न्यूमेरिकल आ गया तो मामला सेट है। क्वेश्चन लिखो। चलिए सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए एंड फिर अपन सॉल्व करेंगे। बट मैं 1 मिनट रुकने वाला हूं, आप मेरे को बेसिक सैलरी निकाल के बताओगे, क्योंकि एक बार बेसिक सैलरी आ गया तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, उतना ही काम है ना। मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? बेसिक सैलरी। तो आप सॉल्व करो, मतलब मैं आपकी हर एक की मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकता हूँ। आप देख के करो, बहुत खुद करो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, ये सेशन का अपने को फायदा होना चाहिए।
चलो फटाक से करो। बेसिक सैलरी नहीं, जो भी अपन देखते सॉल्व करके। क्वेश्चन हमने लिखा ना, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA इफ एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, डन है क्या? डन है, डन डन डन। चलो सो बताइए कितना आ रहा है? सैलरी का आंसर चाहिए मेरे को। नहीं, मेरे को वो नहीं पता बेसिक, मेरे को आई वांट सैलरी। ओनली बेसिक नहीं, मेरे को पूरा चाहिए आंसर। आई वांट एंटायर सैलरी। एंड दोस्तों, ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं, ये कैलकुलेशन पार्ट है। चलो बेसिक सैलरी कितना था? पहले 30,000 था टिल दिसंबर, एंड बाद में कितना हो गया? 40,000 हो गया 3 मंथ्स के लिए। ये कितने लोगों का सही है? परफेक्ट ना? अभी ये कितना रहा फिर? 30,000 इंटू 9 प्लस 1,20,000। बेसिक आ गया 3,90,000। उसका DA 10% है, तो 3,90,000 का 10% 39,000। तो इनकम में 39,000 ऐड होगा, लेकिन यहां पे उसका 45%। प्लस कमीशन कितना आएगा? 7% ऑफ 10 लाख। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो दीपक ने आंसर भेजा है, हुसैन ने बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा, आपने ट्राई किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गलती होने दो, पर ट्राई करना जरूरी है। ट्राई नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे मिस्टेक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो प्लीज एवरीवन ट्राई करो, कुछ नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे जज करने के लिए नहीं हूं, आपके मिस्टेक्स कम करने के लिए हूं। सो बिंदास ट्राई करो। तो बोलो पहला बेसिक कितना रहा है? 390 ना। DA कितना रहा है बोलो? एंड कमीशन करेक्ट है, करेक्ट है। खुशी हाँ, कितना रहा है? 4। करेक्ट है, जम गया आपको। बस आगे आपके मेरी जरूरत ही नहीं है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। ये सब 516 आ रहा है क्या? नहीं, ये सब चेक करो आंसर एक बार, इधर तो गड़बड़ है। अरे कैवल्य का 635, कुछ तो अपना सही है ना? कुछ मिस्टेक नहीं ना कैलकुलेशन? इनके ऑनलाइन के आंसर अलग आ रहे थोड़े, एक बार चेक करो। यशा एंड कैवल्य कुछ गड़बड़ है क्या? चलो अभी क्या लिखेंगे अपन? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt। पहला HRA रिसीव्ड। देखो क्वेश्चन में कितना मिला है? 8,000 पर मंथ मिला है ना, ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना। हाँ, तो कितना मिला HRA? 8,000 इंटू 12, 96,000। सिटी कौन सा है? तो 40% ऑफ 477,550, तो 191,020। तीसरा रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यह आएगा 4,775। रेंट कितना पे किया है? 20,000 पर मंथ है, तो साल का हो गया 2,40,000। सो 2,40,000 माइनस 4,775, 235,225। तो इन तीनों में जो छोटा अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होगा।
छोटा अमाउंट कौन सा है? 96,000। अभी बताइए इसमें किसको डाउट है क्या? अदर देन कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर है ना? तो मेरा काम हो गया अभी। बस अपने वो कैलकुलेशन वो मैं सुधार नहीं सकता, आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मैं वापस बता सकता हूँ, बट वंस यू से कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस थोड़ा अलर्ट रह के करना है। जैसे इसने भी गलती से कुछ क्या लिया था तुमने दोस्त? हाँ ठीक, बस घाई मत करो, आराम से करो। तो ये टैक्स में सिली मिस्टेक से मार्क जाते हैं। चलो तो कितना होगा एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट होगा 96,000 एंड टैक्स का कितना होगा? नहीं, 0 होगा, क्योंकि मिला भी 96,000 है, एग्जाम भी 96,000 है, इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये ट्रिक था उसमें। अच्छा, और एक 5 लगेगा क्या? हाँ, तो कितना आएगा ये फिर? 192। ठीक है, बट आंसर नहीं बदलेगा ना अपना? हाँ ठीक है, चलो। नहीं, मेरे को लगा कि आंसर गया क्या उससे। तो दोस्तों, ये मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो जैसे मैंने मिस्टेक किया आप एग्जाम में मत करना। तो ये आपको समझा क्या पहले बताइए? यस यस दीपक, यू आर राइट, आई एम सॉरी, गलती हो गई। रेंट पेड 240 होगा, हाँ बराबर है ना, मंथली 20,000 है दोस्त, मंथली 20,000 है ना, तो साल का 240 होगा। क्लियर है क्या? नाउ एक क्वेश्चन आप सबके लिए, रैपिड फायर राउंड, तुम बताओ, अगर ये एटीआर में है तो कितना होगा टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल कितना? जो मिला है वो 96, इसलिए तो बोला था रैपिड फायर। दोस्त सोचते ही नहीं कुछ, रैपिड फायर, तुमने उसको सो फ्लायर कर दिया। अरे समझा कि नहीं? तो एटीआर में तो क्या होगा? वर्किंग ही नहीं करना है, रेगुलर स्कीम में वर्किंग करना है। अभी एचआरए पूरा क्लियर है क्या? अभी जो भी अपने को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, घाई नहीं करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, मजा आ जाएगा। तो आपको मैं दूं क्या सबको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घर पे अनसॉल्व? ट्राई करेंगे, फिर मैं उसका मैराथन लेता हूं। देखो, जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे नहीं तो ये टेस्टिंग डायरेक्ट एग्जाम में होगा। एंड मैं इसके डाउट्स क्लियर करने रेडी हूं ना, मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, मेरा काम है आपको पास कराना। सो आप टेंशन मत लो सर क्या बोलेंगे, मैं खुद चाहता हूं आपके मिस्टेक मेरे को अभी पता चले। तो मैं आपको चाहिए तो हर एक टॉपिक के 2 दिन में 25 क्वेश्चन बना के देता हूं एंड फिर मैं सॉल्व करता हूं, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि हम कितना प्रिपेयर्ड है। एंड आपके घर पे स्टडी मटेरियल भी है ना, आप देख के करो ना, बस मैं अनसॉल्व में देता हूं, बस डिस्कस करके मत करना। अगेन होमवर्क मेरे लिए मत करना, मैं आपको सिंपल है, नुकसान आपका ही है, मेरे लिए होमवर्क मत करना। क्लियर है? मैं आपको देता हूं बना के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एचआरए हो गया, अब ये टाइम पास है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बोलो एटीआर में क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बोलो कितना एग्जाम्प्ट है फटाफट, 1 मिनट का काम है। 100 रुपया पर मंथ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, इवन इफ अमाउंट इज नॉट स्पेंड, डिडक्शन इज अवेलेबल। चाइल्ड इंक्लूड एडॉप्टेड चाइल्ड एंड स्टेप चाइल्ड। एंड हॉस्टल के लिए कितना करना है 100 की जगह? हाँ 300। एंड एटीआर में क्या होगा? क्लियर है? यस, रिकॉर्ड दूंगा ना, सबको दूंगा। नाउ नेक्स्ट, अच्छा मैंने कहा था कि डेली अलाउंस के 2 पार्ट है, चेहरा मत देखो, दिल में उतर के देखो ना, प्रोविजन मैंने कहा था। तो डेली अलाउंस अगर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मिलता है इसको, तो एग्जाम में जब डेली अलाउंस आएगा, अपन एग्जाम में चेक करेंगे कि एम्प्लॉय कहां पे जॉब कर रहा है। अगर कुछ दिया नहीं तो फिर वो पहले कैटेगरी में क्या था? फुल्ली, अपने लिखा है डेली अलाउंस अनस्पेंड इज टैक्सेबल, अब भी लिखा है 6:30 मिनट पहले, ठीक है। एंड 6:30 मैंने ऐसे ही बोला, काउंट मत करना, हाँ। एंड अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज कितना एग्जाम होगा? जो अलाउंस मिला उसका 70% या पर मंथ 10,000, विच एवर इज लेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स ओके। ट्रांसपोर्ट में बता चुका हूं कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल है, घर से ऑफिस, ऑफिस से खुद के घर आने के लिए। लेकिन अगर हैंडीकैप एम्प्लॉय तो 3200 रुपए तक एग्जाम होगा, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो आपके इनकम में टनाटन ऐड हो जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल। चलिए
अलाउंस पार्ट खत्म, अलाउंस पार्ट इज टाटा बाय बाय खत्म हो गया। 1 घंटे में अपन ने, 1 घंटे में नहीं, 50 मिनट्स में अलाउंस इज डन। चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं होगा, बट 3-4 घंटे। आज मैं 1 घंटा लेट आ गया ना, 8 बजे स्टार्ट करते होता है, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है इसको, बट जितना उतना अपन करेंगे 11 बजे तक, जब तक है जान करेंगे कंप्लीट। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब है बेनिफिट गिवन इन कैश और काइंड, ठीक है, ओके। नाउ परक्विजिट में 2 कैटेगरीज है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड, हाँ, तो अच्छा इसमें फर्क क्या है? अगर आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो ओनली फ्यू परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। अपन ने लिस्ट पढ़ा है जहां पे नो लिखा था। एंड स्पेसिफाइड है तो मोस्टली सभी परक्विजिट, फुली नहीं, मोस्टली सभी परक्विजिट टैक्सेबल है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्पेसिफाइड? पहला क्राइटेरिया एकदम सिंपल, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, क्या होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आपके पास कंपनी के 20% वोटिंग पावर है, वो भी स्पेसिफाइड, इसमें किसी को डाउट नहीं था। थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन था, एन एम्प्लॉय नॉट कोड अबाउ, मतलब क्या? जो डायरेक्टर भी नहीं है, जिसके पास 20% शेयर्स भी नहीं है, तो उसको मिलने वाला अगर मॉनेटरी सैलरी पहले कितना था? 50, अभी लिमिट कितना हुआ है? 4 लाख से ज्यादा है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड। एंड इस 4 लाख में 1, 2, 3 नहीं लेना है, खत्म। ये भी आज सुबह किसी ने कहा था कि एक बार वो बता देना, तो अगर वो है तो एक बार देख लो। एड्स आ रहे तो आप क्या बोल रहे हो? मिस हो रहा है, अच्छा मैं बात करता हूँ सर से, मतलब मेरे को दिखता नहीं ऐड वो। हाँ, किसने? हमने लेना चाहिए क्या? वो प्रीमियम कुछ तो लेता है, वो लेना है। अच्छा पैसे लगते हैं क्या? कितने? मंथली? बस एक सैटरडे बाहर नहीं जाना है, हो गया। प्रीमियम लेना है यूट्यूब, तो उसमें ऐड नहीं आता, ऐसा मेरे को बच्चों ने बताया, मेरे को नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। चलो सुनिए, क्या? हाँ तो प्रीमियम ले लो, प्रीमियम। अपन प्रीमियम स्टूडेंट है ना, अपना कोर्स प्रीमियम है, अपने को पैकेज प्रीमियम चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट भी प्रीमियम करना पड़ेगा। ओके, तो बताइए थर्ड स्पेसिफाइड कौन है? जिसका सैलरी 4 लाख से ज्यादा है। 4 लाख में क्या नहीं लेना है? पहला, कोई भी परक्विजिट नहीं लेना है। दूसरा, जो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, अलाउंस का कौन सा पार्ट लेना है? रिसीव्ड लेना है या रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट टैक्सेबल लेना है? सीए के बच्चों का कल क्लास है मेरा भी। ओके, सो बताइए क्या क्या ऐड नहीं होगा 4 लाख में? पहला, परक्विजिट ऐड नहीं करना है, एग्जाम ही नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। अलाउंसेस का कौन सा पार्ट ऐड नहीं करना है? एग्जाम पार्ट ऐड नहीं करना है। तीसरा, अपन ने जो पढ़े ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो ये सब छोड़ के अगर आपका सैलरी 4 लाख से क्या है? ज्यादा है, ये सेस इसको हटाना है, ये एक्सक्लूडेड है, बराबर है ना, यहाँ पे वर्डिंग का है एक्सक्लूडेड है, तो आपके टोटल सैलरी में से ये सब चीजें हटा दो। ये हटने के बाद कितना ना चाहिए आपका अमाउंट? 4 लाख से ज्यादा है, तो आप भी क्या बन गए? स्पेसिफाइड। बट सोचो, पहले अपन ने भी जब क्वेश्चन, उसमें बेसिक की सैलरी 4-5 लाख रहता है, तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाता है? स्पेसिफाइड बन ही जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, नाउ हु आर द फैमिली मेंबर्स? स्पाउस, मतलब अगर इनको भी परक्विजिट प्रोवाइड किया, परक्विजिट इनको भी प्रोवाइड किया तो भी आपको बेनिफिट टैक्स देना पड़ेगा। स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या ना हो, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट मीन्स कौन? एबीसी छोड़ के कोई बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड मदर, है ना, चचेरी बहन, तो एंड अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो इसको भी क्या करना है? ऐड करना है।
सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में इट्स नॉट सिग्निफिकेंट 20%. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट? 20% क्राइटेरिया है ना. सिग्निफिकेंट मतलब क्या? ऐसे नहीं होता है वो. 20% तो ही. तो बोलो डिपेंडेंट में कौन आएगा बताओ? जो ऊपर कवर्ड नहीं. तो ब्रदर अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर वो फैमिली मेंबर के डेफिनेशन में ऐड होगा. ठीक है. अच्छा, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ परक्विजिट? 4 स्टेप्स मैंने बताए थे. पहला, फाइंड आउट कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. उसमें से अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर हुआ है तो क्या करना है? माइनस. फिर अगर किसी परक्विजिट में कुछ एग्जम्पशंस है तो वो माइनस करना है. एंड बैलेंस अमाउंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही ऐड होगा. बराबर है. ठीक है. तो अभी अपन ये फॉलो. अच्छा, एग्जाम कहां पे था याद है? चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी 1000 रुपीज बाय डिफॉल्ट एग्जाम था. तो ये एग्जामेशन जो गवर्नमेंट के है वो. तो अपने को एग्जाम में चारों स्टेप्स में से जाना है. एंड बच्चा आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव है तो इनकम में ऐड होगा, अदरवाइज नेगेटिव है तो इनकम में ऐड नहीं होगा. ठीक है. नाउ फटाफट बता देता हूं कौन से परक्विजिट सभी एम्प्लॉय के लिए. ऑल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड, वट एवर, कैजुअल, टाइम टेम्पररी, वट एवर, सब कुछ एग्जाम. बोलो फटाफट. मेडिकल फैसिलिटी कौन सा हॉस्पिटल? गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर एग्जाम्ड है. अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो टैक्सेबल है. प्राइवेट है तो देन आपका फेवरेट चीज रिफ्रेशमेंट, टी कॉफी ब्रेकफास्ट, दवा के तो हाफ डजन सैंडविच चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्ड है. लेकिन लंच एंड डिनर है तो 50 रुपीज क्या है? एग्जाम्ड है पर. हाँ, लेकिन एटीआर में लिखो क्या होगा? हाँ, एटीआर में तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, सेशन स्टार्ट किया तो, कि लंच में एटीआर का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो अपन क्या करेंगे? अपन कंपनी में लंच नहीं करेंगे, अपन लेंगे ब्रेकफास्ट लाइक लंच. तो अगर उन्होंने पोहे किए तो 8-10 प्लेट पोहे खा के लेने का. तो बाद में फिर लंच की जरूरत नहीं, घर पे जाकर डायरेक्ट डिनर ही करना है. ठीक है. ओके. रिक्रिएशनल फैसिलिटी मैंने कहा था ना, कंपनी ने क्लब फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम. एग्जाम कंपनी के प्रीमाइसेस में टेम्पल बना है, टेम्पल में आप मेडिटेशन कर सकते हो, शादी कर सकते हो, एग्जाम्ड, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. अरे टेम्पल के 2 फायदे होते हैं. होती है ना टेम्पल में शादी? अरे मूवी नहीं देखा है तुमने? झूठ बोल रहे हो तुम. ऐसा कैसे हो तुम्हारे में? टिफिन में पैक कर लो, हाँ वो भी ऑप्शन है. देन आपको ट्रेनिंग दिया गया, वो भी क्या है? एग्जाम्ड है. देन कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, सुनो ध्यान से. कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फैसिलिटी है तो एग्जाम्ड है, एंड अलाउंस है तो टैक्सेबल है. अपने जो भी अलाउंस डिस्कस किए वो छोड़ के अगर एग्जाम में कोई और अलाउंस आता है तो टैक्सेबल है. याद है ना? इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर अलाउंस, हॉलीडे एक्सपेंडिचर अलाउंस, और ये तो विपुल सर ने पढ़ा ही नहीं, तो एम्प्लॉय ने क्रिएट किया है, क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल. आपको समझा क्या? क्राइंग अलाउंस, कुछ लोग रोते रहते हैं हमेशा, तो उनको अलाउंस है सर, ये नहीं वो नहीं, बैकलॉग हो गया, बीमार हो गए, जाने दो, रोते रहते वो, तो क्राइंग अलाउंस दिया, फुल्ली टैक्सेबल. सो इफ यू कम अक्रॉस एनी अलाउंस जो आपने नहीं पढ़ा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जो आपने नोट्स में नहीं है, तो आप बोलेंगे मैंने जो नहीं पढ़ा वो फुल्ली टैक्सेबल. ऐसा नहीं है ना. जो लॉ में नहीं वो नहीं होगा, दीपक नहीं होगा काउंट. ठीक है. देन ये अपन ने मेडिक्लेम क्या है? एग्जाम्ड है. मेडिक्लेम भी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल है, मेडिक्लेम है तो एग्जाम्ड है. ठीक है. उसके बाद लोन अपन ने पढ़ा था ना, लोन का अमाउंट 20,000 तक है तो एग्जाम्ड है, एंड मेडिकल पर्पस है तो एनी अमाउंट इज एग्जाम्ड. देन ये भी अपन ने पढ़ा था, सेल और गिफ्ट ऑफ मूवेबल एसेट अदर देन कार, इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर 10 years. सोफा सेट वाला एग्जाम्पल, 10 साल के बाद आपको कंपनी ने एसेट बेचा है, कितने साल के बाद? फुल्ली एग्जाम्ड है, अदर देन कार एंड यस. उसके बाद ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है तो क्या है? एग्जाम्ड है. एमपी एमएलए रहते ना, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह वगैरह, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर है, वो उनको जो घर दिए जाते हैं एमपी एमएलए को, वो एग्जाम्ड है. ठीक है. तो ये जस्ट लिस्ट था. अभी सबसे मैं डिस्कस करना है रेंट फ्री अकोमोडेशन.
एटीआर हो या रेगुलर स्कीम, ट्रीटमेंट इज सेम। एचआरए का अलग है। रेंट फ्री में क्या होगा, तुम कोई भी स्कीम में हो ट्रीटमेंट बदलेगा नहीं, दोनों में आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलिए ध्यान दो, अभी रेंट फ्री जो है सबसे सिंपल जो एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, तो जो भी लाइसेंस फी होगा वो आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आने वाला क्या है, अदर एम्प्लॉय। गाइस सब लोग ध्यान दो, एग्जाम में क्या आने वाला है, अदर एम्प्लॉय। अभी जो घर होगा, बताओ क्या है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, याद है कुछ, या तो जो घर दिया है वो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दिया है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, उसने खुद परचेस करके आपको दिया है। तो अगर उसने रेंट पे लेके आपको दिया है तो पॉपुलेशन देखने का नहीं, एक ही फॉर्मूला है, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल। एंड अगर खुद का है तो तीन आंसर आ सकते हैं, शायद गलती से मॉड्यूल में वो 15% टाइप हुआ है, थोड़ा ध्यान देना है। बोलो, पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है तो 10%, 15 से 40 है तो 7.5, बिलो 15 है तो 5% आपकी इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट, अगर फर्निश्ड है तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड किया जाएगा। फर्नीचर ऐड करने के दो तरीके हैं। बोलो, पहला, फर्नीचर ऐड करने के दो तरीके, बोलो पहला क्या होगा। अगर खुद का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, डब्ल्यूडीवी या बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ, एंड अगर उन्होंने रेंट पे लिया तो तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों गरीब भाई भाई, तो जितना रेंट दिया वो क्या होगा, आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। सो थेरोटिकली यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम है क्या, मतलब प्रोविजन सबके दिमाग में फिट है। अभी कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है, वो सैलरी निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है, वो अपन करेंगे काम, बट थेरी में कोई प्रॉब्लम क्या तक, मतलब यहां तक तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन सा प्रोविजन, तुमको कोई डाउट नहीं, ऑनलाइन, ओके। नाउ अभी ये है सैलरी का फॉर्मूला, बाकी चीजें काम की नहीं है, सैलरी में ये चीजें इंक्लूड होंगी और ये चीजें इंक्लूड, हाँ। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैं एक बार पहले बता देता हूं, क्योंकि देखो प्रोविजन सिंपल है, बट अगर सैलरी गलत हो गया तो विषय खत्म, है ना, हम आपके हैं कौन, कुछ मतलब ही नहीं है। तो एक बार देखो सैलरी में क्या होगा, पहला बेसिक ऐड होगा, डीए कब ऐड होगा, एप्लीकेबल है तो ऐड होगा। अलाउंसेस रिसीव्ड ऐड होंगे या टैक्सेबल, टैक्सेबल ऐड होंगे, मतलब रिसीव्ड माइनस एग्जाम। चौथा, बोनस ऐड होगा, कमीशन सभी प्रकार के ऐड होंगे, फीस ऐड होगा, एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट ऐड होगा। एंड क्या ऐड नहीं होगा, डीए नॉट एप्लीकेबल ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऐड नहीं होगा, कोई भी परक्विजिट ऐड नहीं होगा, एंड एग्जेम्प्टेड अलाउंस भी ऐड। अपन इतना ही लर्न करेंगे ना, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो ऐड होता है उस पर ध्यान दो, जो नहीं होता उस पर क्यों ध्यान देते हो अपने को, ठीक है। इज दिस क्लियर, चलो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, बस फटाफट मेरे को आप सैलरी निकल के बताओ। ये अगर जम गया तो फिर थेरी समझ के मतलब है, नहीं तो फिर खाली थेरी पढ़ के मतलब। ऑनलाइन आर यू रेडी, टाइप यस, इवन इफ यू आर नॉट रेडी टाइप यस, यू डोंट हैव एनी चॉइस। हेडिंग लिखो, सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अपन ऐसा करो, मतलब टाइम बचेगा, पर्टिकुलर्स यहाँ पे अमाउंट एंड यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन, बस आगे आप खाली टिक कर दे जाओ कितना अमाउंट आएगा, मतलब दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड कॉलम आपको लिखना है, बता दो कैसे। मैं पहले आपको दूंगा बेसिक अमाउंट 40,000, 4 लाख, बोलो कितना आएगा, बेसिक पूरा आएगा ना। बस आपको लास्ट कॉलम में जो जो आपको लगता है आएगा, नहीं आएगा तो डैश, पार्टली आएगा तो पार्सल अमाउंट, समझा आपको, क्लियर है, मतलब टाइम बचेगा, फटाफट लिखते जाओ, बाद में चेक करेंगे। आपको लास्ट कॉलम फिल करना है।
ऑनलाइन लिख रहे हैं सब लोग? हाँ, आप लास्ट कॉलम में आपको लिखते जाना आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अमाउंट लिखना है क्योंकि मेरे को टोटल चाहिए, है ना? हाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, इनका हुआ नहीं इसलिए रुका, वो इनको थोड़ा लेट। ऑनलाइन हो गया क्या? तो ये हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन सबका हो गया क्या, पहले बताओ। लास्ट कॉलम आपको फिल करना है एंड आई वांट आंसर। ऑनलाइन क्वेश्चन आपका लिख के हो गया क्या? आराम से करो, आप नोट्स रिफर करके करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बस गिव योर 100%। मतलब तुक्के मत मारना, अभी लेक्चर अटेंड कर रहे तो गिव योर 200%। आप नोट्स रिफर करके करो, बट कोशिश करो कि गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, एंड 2 बार आंसर चेक करके मेरे को आंसर देना है। नोट्स रिफर करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिस्कस नहीं करना है कोई भी। अच्छा बाकी है क्या, ऊपर के बाकी है क्या? आपने लिखा सबने क्वेश्चन, कुछ बाकी लिखना। देवांगी कौन सा बाकी है? मैं बता दो, 1 मिनट लिख रहे, ये हो गया सबका? ये हो गया सबका? लिख नहीं दोस्त, लिख के हो गया? लिखो। अभी मैंने क्या कहा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन में दोनों किसमें फुल्ली टैक्सेबल है? फर्क नहीं पड़ता है ना। सी तुम कंफ्यूज हो गई, तुमको अलाउंस का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मेरे को, आई वांट सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में ऐड होगा कि नहीं इतना ही तुमको लिखना है, पूरा होता है तो पूरा लिखो जो भी है। अच्छा ऊपर का बाकी है, आई एम सॉरी, 1 मिनट लिख लो जरा फास्ट। चलो यहां पे एक एक लाइन से बताएंगे। ट्राई करो, गलतियां तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन गलती पे काम करने के लिए क्लास लगा है। बिंदास सॉल्व करो, बस देख के सॉल्व करो। ओके चलो, तो अभी जिनके जिनके आंसर सारे फाइनल आंसर मेरे को आपको बताना है। अच्छा 465 आ रहा है, 451 आ रहा है। चलो किसका आ रहा है टोटल? हाँ चलो फटाफट बोलो, डीए कौन सा आएगा? ये वाला नहीं आएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड, उसका नेचर क्या है बाय डिफॉल्ट? अच्छा अलाउंस में कौन सा पार्ट लेना है बताओ, टैक्सेबल पार्ट लेना है ना? हाँ तो यूनिफॉर्म अलाउंस का पहले नेचर क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है या फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड है? अभी लिख के दिया है यूनिफॉर्म का ट्रीटमेंट, ये रेगुलर स्कीम के हिसाब से करना है। बोलो नहीं ट्रीटमेंट क्या? नहीं सी रेंट फ्री अकोमोडेशन छोड़ दो, यूनिफॉर्म का ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? फुल्ली मतलब अनस्पेंड इज टैक्सेबल, यहां पे कुछ अनस्पेंड है क्या? कुछ भी टैक्सेबल, तो यहां पे भी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अपने को टैक्सेबल अलाउंस ऐड करना है। यूनिफॉर्म का कौन सा पार्ट ऐड करना है? टैक्सेबल। यूनिफॉर्म का कोई भी पार्ट टैक्सेबल है ही नहीं, क्योंकि जितना मिला उतना मैंने पूरा क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। आपको समझा क्या? तो पहले अलाउंस का फाइनल आंसर निकालो एंड फिर डिसाइड करना है। नेक्स्ट बताओ,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये 800 ऐड होगा, 2000 में से 1200 एग्जाम्प्ट होगा। हेल्पर अलाउंस ये 7000 होगा, क्योंकि हेल्पर इज अनस्पेंड इज फुल्ली टैक्सेबल। तो बताओ अलाउंस का कौन सा पार्ट मेरे को चाहिए? नहीं, ओवरऑल टैक्सेबल अमाउंट चाहिए। लास्ट कॉलम में कौन सा चाहिए? वो अनस्पेंड वगैरह उसका नेचर है, तुमने गलत नहीं बोल रहे, बट मेरे को कौन सा अमाउंट चाहिए? उसका टैक्सेबल पार्ट चाहिए। अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, होगा तो आएगा। ये आएगा क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला में है नहीं। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ये भी लेना है एंड बोनस भी लेना है। नाउ टेल मी फाइनल आंसर। 451। मजा है आपको? अभी समझा कि मैं क्या? अभी बताओ आपको कहां पे डाउट है? मेरा पूरा फोकस रेंट फ्री एकोमोडेशन के ऊपर है, मैं उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। बोलो अभी तुम्हारा डाउट क्या है? हाँ अभी सुनो, अभी उसने जो डाउट पूछा था, अच्छा अगर एटीआर में होता तो ये पूरा आता कि नहीं बताओ? क्योंकि एटीआर में यूनिफॉर्म का एग्जाम्पशन नहीं, इवन चिल्ड्रन का भी नहीं मिलेगा, हेल्पर का भी नहीं मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो ये रेगुलर स्कीम से अपन ने सॉल्व किया है। एटीआर में आता है तो पहले आपको उस अलाउंस का अमाउंट देखना है कितना टैक्सेबल है एज पर रेगुलर और एज पर एटीआर, एंड वो अमाउंट आपको क्या करना है? ऐड करना है। समझा कि नहीं? ऑनलाइन क्या नहीं समझा अभी भी? मजा आया आपको क्वेश्चन में? पूरा क्लैरिटी हो गया कैसे करना है? चलो, एंड बाद में कितना ऐड होगा बताओ फिर? ये परसेंटेज तो आपको पता है। अभी आप बताइए आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन में और कहां पे लगता है कि दिक्कत है? अभी इसका कितना करना है बताओ? इस अमाउंट का या तो 10%, या तो 7.5, या तो 5%। सैलरी मिल गया, फर्नीचर का ऐड करना है बस, एंड जो अमाउंट आपसे रिकवर हुआ है वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलिए आगे। नाउ ये अपन ने क्लास में लिखा था पहला पॉइंट, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर। कौन सा एग्जाम्पल सर ने कहा था? टैक्स फ्री सैलरी में एम्प्लॉयर ने टीडीएस पे किया, प्रोफेशनल टैक्स पे किया, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपका लोन पे किया, अमेजोन का बिल पे किया। जो ऑब्लिगेशन आपका है, कोई विमल गुटखा खाता है उसका बिल एम्प्लॉयर ने पे किया, विमल क्या बोलो, जुबा केसरी, ऐसा कुछ तो भी करना है, तो वो भी फुल्ली आपकी इनकम में क्या होगा? वो कुछ तो भी करता है ना, ऐसे अजय देवगन क्या करता है, ऐसे कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना चाहता है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज ट्राइंग टू डू। एनीवे तो ऐसा कुछ तो करता है वो, बोलो जुबा केसरी, तो उसका खर्चा क्या तो भी ऐड होगा, क्योंकि वो आपका ऑब्लिगेशन है। सैटरडे नाइट का खर्चा आपका ऑब्लिगेशन है, किया एम्प्लॉयर ने, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या करना है? आपको पहले देखना है एफएमवी कौन से दिन का? जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, माइनस अमाउंट पेड इफ एनी, एंड बैलेंस जो होगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओके सविता तुम बाद में देख लेना, रिवीजन में मेरे पास इतना समय नहीं है वापस दिखाने के लिए, तुम आराम से लेक्चर देख लो। फिक्स कमीशन नहीं समझा? जो फिक्स्ड है, रिश्ता पक्का हो गया, अब इसमें क्या फिक्स्ड है, अभी दोनों का कोई चॉइस नहीं है, फिक्स्ड, उसको बोलते फिक्स कमीशन। फिक्स मतलब जो हर मंथ कंपलसरी मिलेगा। तो एक बार रिश्ता फिक्स हो गया तो 14 फेब का कुछ फायदा नहीं है। मतलब उसमें मैं क्या समझा, उसका नेचर है फिक्स्ड, वो पूरा ऐड होता है। अभी आ गया आपका फेवरेट प्रोविजन, मोटर कार फैसिलिटी। कौन सा आ गया? मोटर कार। सीईए मतलब क्या है? क्या डाउट क्या है? क्या नाम है? आर्ची जैन, एक बार डाउट बताएंगे क्या है? हाँ 1200 कैसे आए? पर मंथ 100 रुपए एग्जाम्प्ट है ना, तो 12 महीने का 1200 हो गया, एंड एक ही चाइल्ड दिया है, तो 2000 में से मैंने 1200 माइनस किया, 800 रुपए ऐड किया। क्लियर है? अच्छा क्या एग्जाम्पल लेते हो? हाँ हाँ यस बोलिए। हाँ नहीं वो लेते नहीं ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, उसका इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट में कवर करूंगा, यहां पे नहीं आता है।
प्रोविडेंट फंड कहाँ पे, रिटायरमेंट, अपन वहां तक पहुंचे नहीं ना अभी, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे नहीं लेना है, उतना समझ में आया क्या? हाँ बस अभी इतना ही है। आइए नाउ बोलो, कार में पहला क्या है? गाड़ी कंपनी का है, मेंटेन बाय कंपनी। 14 फेब को ब्लैक डे है, बैड लक, भोलानाथ बैड लक। बोलो पर्सनल पर्पज है तो क्या क्या ऐड होगा? मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट होगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होगा। एंड मेंटेनेंस में सब कुछ आएगा, ड्राइवर सैलरी। अगर सेल्फ ड्रिवन है तो नहीं आएगा, वो देखना है। ड्राइवर का जबरदस्ती नहीं, मैं बार बार बोल चुका हूं, अगर ड्राइवर का खर्चा किया तो ऐड करना है। पेट्रोल, रिपेयर, आप टू व्हीलर कार सब लोग यूज करते हैं, सो आपको पता है कि व्हाट इंक्लूड्स मेंटेनेंस। एंड इसमें से अमाउंट रिकॉर्ड माइनस होगा, लेकिन बोथ पर्पज में अमाउंट रिकॉर्ड माइनस नहीं होगा ना। बोथ पर्पज है तो क्या करना है? सेम कॉम्बिनेशन, गाड़ी कंपनी का है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर बोथ पर्पज। बोलो लोअर कैपेसिटी कार है, मतलब 1600 सीसी, 1800 पर मंथ आपकी इनकम में ऐड होगा। एंड हाइयर कैपेसिटी कार है, 2400 और मंथ होगा। अच्छा बताओ, ये जो है ये खाली कार का बेनिफिट है, अभी सोच के आंसर देना है। ड्राइवर का सैलरी अगर पर्सनल पर्पज है तो पूरा ऐड करना है, बोथ पर्पज है तो 900 ऐड करना है। एंड ये ऐड कब होगा? अगर ड्राइवर दिया है तो, जबरदस्ती ऐड मैं बार बार 100 बार बोल चुका हूं, क्योंकि बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? पहले दो में क्लियर है? एग्जैक्टली 1.6 लीटर है तो लोअर कैपेसिटी, उससे ज्यादा है तो हायर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये हो गया पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन, गाड़ी आपकी है, कंपनी के मेंटेन आपने किया, तो मेंटेन आपने किया तो आपको बेनिफिट खाली कार के फॉर्म में मिला है, तो आपके लिए इनकम में पर्सनल पर्पज में ऐड क्या होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? एंड बोथ पर्पज में कितना होगा? एंड ड्राइवर दिया है तो नहीं होगा ऐड, क्योंकि मेंटेन आपने किया है। मैंने कहा था कि यहाँ पे ड्राइवर का ऐड होगा ही नहीं, दिया तो भी। ड्राइवर का कहां पे ऐड नहीं होगा? कंफर्म सेकंड कॉम्बिनेशन है, यहां पे हो सकता है हियर एंड हियर, तो जहां पे मेंटेन एम्प्लॉयर कर रहे हैं वहीं पे ऐड होगा। अगर मेंटेन आप ही कर रहे हो तो, है ना, फिर ड्राइवर हो नहीं हो, या 2-4 ड्राइवर आपने रखा है, सुबह एक, शाम को एक, आफ्टरनून में एक ड्राइवर, 4 ड्राइवर है, कुछ भी ऐड नहीं होगा। ऑनलाइन बताइए आपको समझा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना? तो आज बोलो कहां पे ड्राइवर कंपलसरी नहीं लेना है? जहां पे मेंटेन आप ही कर रहे हो ना, तो काहे का ड्राइवर। एंड तीसरा थोड़ा अलग है, गाड़ी आपकी है, मेंटेन बाय क्या है? एम्प्लॉयर है। मेंटेन बाय क्या है? एम्प्लॉयर। तो देखो उसमें पर्सनल पर्पज है तो क्या होगा? खाली क्या होगा? मेंटेनेंस। एंड बोथ पर्पज है तो क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, या तो 1800-2400 माइनस होगा। एंड अगर हाइयर डिडक्शन चाहिए तो लॉगबुक मेंटेन करना पड़ेगा। तो लॉगबुक से क्या होगा? जितना परसेंटेज दिया है उतना अपन माइनस करेंगे। मतलब सपोज 17,000 खर्च हुआ है, अगर लॉगबुक मेंटेन नहीं करेंगे तो 17,000 में से हम क्या करेंगे? या तो 1800 माइनस करेंगे या तो 2400, एंड ड्राइवर का 900 अगर दिया है तो। एंड लॉगबुक मेंटेन है, एंड एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट दिया है कि 90% गाड़ी पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है, तो बचा हुआ 10%, बचा हुआ तो 10% कितना आएगा? 70,000 का 10% कितना? 7,000 रुपये आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड। तो बोलो हायर डिडक्शन के लिए कौन सा बुक मेंटेन करना है? हाँ, तो लॉग बुक मेंटेन है तो फिर 1800-2400 का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्या होगा? जो परसेंटेज दिया है वो होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें आप बताइए, आपको इसमें कहां पे लगता है कि अभी भी यूनिट में हेल्प, मतलब मैं कौन सा पढ़ आपको वापस बताऊं, या अभी दिमाग में फिट हो गया है? सेकंड केस बताओ, कौन सा सेकंड केस? ये वाला क्या? देखो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में सबसे खास बात यह है, क्या बताऊं, यहाँ पे गाड़ी मेंटेन ही आपने किया है तो यहाँ पे ड्राइवर का नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी तुम मेंटेन कर रहे हो, मतलब ड्राइवर भी तुमने दिया है। तो यहाँ पे पहली चीज ड्राइवर का, तो ड्राइवर का कहां पे आ सकता है? पहले में आएगा, थर्ड में आएगा, सेकंड में आने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये मैंने कहा था। ठीक है, ओके। नाउ अभी ये अपन करते हैं, ये थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है?
गाड़ी किसका है? एम्प्लॉय का। मेंटेन बाय यूज फॉर बोथ पर्पज। तो 70,000 खर्च किया किसने? एम्प्लॉयर ने। एग्जाम में 2 आंसर है, एक लॉगबुक नॉट मेंटेन एंड दूसरा लॉगबुक मेंटेन। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, मेरे को नहीं पता चलेगा। अच्छा, लॉगबुक मेंटेन तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1800 या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। एंड यहां पे कितना होगा? एज पर द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो भी परसेंटेज ऑफिस का है वो माइनस होगा। तो बोलो अगर लिखा है कि 90% ऑफिस के लिए खर्च हुआ है, तो 70,000 का 90% 63,000 माइनस होगा। खाली 7,000 ही एग्जाम में ऐड करना है। एंड लॉगबुक के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है। तो 70,000 में से 1800 इंटू 12 हायर कैपेसिटी, तो 2400 इंटू 12 एंड ड्राइवर दिया तो 900, उतना आपको माइनस करना है। अभी बताओ आपको समझा क्या? इसमें थोड़ा डाउट आ सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। बोलो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्लियर है क्या? ऑनलाइन जरा सब लोग एक बार रिप्लाई करो विथ जोश, है ना? फटाफट करो। आपको समझा अभी? हाँ, और कोई चीज चाहते इसमें मैं बताऊं? बताइए। एकदम अभी मतलब थ्योरेटिकली आप थ्रू, कॉन्सेप्ट भी थ्रू है ना। बस घर पे क्या करना है अपने को, अभी प्रोविजन बार बार पढ़ के भूलना नहीं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो और इजी हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन तरह रिप्लाई करना है फास्ट। अच्छा, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मंथ के बारे में क्या मैंने कहा था? सपोज इन बिटवीन मंथ दिया तो उसमें का परक्विजिट काउंट नहीं करना है, बस उतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। ये क्रिएट कर टाइम पास है। गिफ्ट, बोलो गिफ्ट के लिए क्या है? कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल है। इन काइंड है, हाँ हाँ। अभी मैंने कहा था कि मॉड्यूल अपने को देखना है, मैंने कहा था इसमें दो आंसर्स आते हैं। सपोज गिफ्ट इन काइंड 7,000 मिला है, तो इन फ्यू बुक्स विल फाइंड 2,000 टैक्सेबल, बट मॉड्यूल में दिया है पूरा 7। अपन ने न्यूमेरिकल देखा था तो पूरा अपन 7 ऐड करेंगे। ये कंफ्यूजन मैंने क्लास में क्लियर किया था। बाकी बुक में अलग हो सकता है, बट अपना माई बाप कौन है? इंस्टीट्यूट। तो अपने को ICSI को फॉलो करना है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से करना है। क्लियर है क्या? ओके, ये सिंपल है, बाकी ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। नाउ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ सर, मुझे अभी भी नहीं समझा है कि मैं फिर से देखूंगी, बट ये वीडियो प्राइवेट करना है। नहीं तुम, मैं कल सुबह तक रखता हूँ, 9 बजे करता हूँ प्राइवेट। अमाउंट एक्सीड 5,000, हाँ मतलब 5 के ऊपर है तो 8,000 है तो पूरा 8,000 ऐड करना है, ऐसा 3,000 ऐड नहीं करना है। ठीक है, चलो। नो ध्यान दो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्लीज पे अटेंशन। एजुकेशन अलाउंस अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फैसिलिटी अपन ने उस सिम्बोसिस का एग्जांपल लिया था, है ना? चलो पहला, मिस्टर ए एम्प्लॉय ऑफ सिम्बोसिस, अपन वही एग्जांपल लेंगे सिम्बोसिस का। तो आप सिम्बोसिस के एम्प्लॉय हो, आप वहां पे पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली सिम्बोसिस आपसे पैसा नहीं लेगा, तो वो आपके लिए क्या है? एग्जाम्प्ट है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देन एक अदर देन चाइल्ड, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, फुल्ली टैक्सेबल। कितना टैक्स देना है? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपके 2 लाख रुपए माफ किए ना, तो आपके इनकम में 2 लाख ऐड होगा। तो एसएससी एग्जाम्प्ट, अदर देन चाइल्ड, फैमिली मेंबर फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट चाइल्ड। सिंपल बताता हूं, चाइल्ड के लिए अगर रिम्बर्स है, क्या है? रिम्बर्स्ड है, तो फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है, कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा। एंड अदर देन रिम्बर्समेंट है, मीन्स आइदर चाइल्ड उसके स्कूल में पढ़ रहा है या उसने उसके कॉलेज का फीस भरा है, तो कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन माइनस 1,000 रुपीज का एग्जामिशन मिलेगा पर चाइल्ड, माइनस अमाउंट रिकवर्ड, माइनस एंड बैलेंस पॉजिटिव, तो आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। बस 4 पॉइंट में प्रोविजन खत्म। पहला बोलो, एसएससी खुद पढ़ रहा है तो फुल्ली एग्जाम,
अदर देन चाइल्ड फैमिली मेंबर, चाइल्ड में पहले लोन को रिम्बर्समेंट है तो कुछ भी नहीं सोचना है, पूरा ऐड करना है। एंड अदर देन रिम्बर्समेंट है तो जो खर्च किया वो माइनस 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अलाउंस में 2 का है, फैसिलिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन, माइनस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम यू, वो भी माइनस होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। बताइए एग्जाम में आता है, आपको क्या डाउट है? देखो यहाँ पे लिखा है रिइंबर्समेंट फुल्ली टैक्सेबल है, एंड बाकी यहाँ पे 1000 का एग्जाम्पशन है। देखो मैंने फटाक से सिंपल करके दिया है। बोलो पहला एम्प्लॉय है तो, अदर देन चाइल्ड है तो, चाइल्ड में रिइंबर्समेंट फुल्ली टैक्सेबल, एंड बाकी केस में 1000 रुपये पर मंथ। सिंपल, आई थिंक कट टू कट, फटाफट। चलो आगे। लोन, ये इतना काम का नहीं है कि लोन में क्या एग्जैक्टली करना है। अब अच्छा पहले बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट हियर? इंटरेस्ट लोन में आपका फायदा कैसे हुआ है? अगर मैं लोन किसी और बैंक से लेता तो मेरे को 10% इंटरेस्ट देना पड़ता, मेरे को वही लोन एम्प्लॉयर ने 6% से दिया, कितना फायदा हुआ? तो वही है वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड बाय यू। आपने जो इंटरेस्ट सेव किया वो क्या है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। एंड सपोज उन्होंने लोन फ्री में दिया तो पूरा 10% बच गया, पूरा क्या हो गया? 10% बच गया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए? वैल्यू ऑफ परक्विजिट कहां पे? लोन के लिए। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रेट एज पर एसबीआई एज ऑन 141 माइनस एक्चुअल रेट इनटू आउटस्टैंडिंग लोन इनटू पीरियड। अच्छा ये इंटरेस्ट कैसे निकालना है? हर मंथ निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? हर मंथ आपको क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालना है आपको? हर मंथ निकालना है इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूले यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत रेयर आता है, मैंने जितने क्लास में क्वेश्चंस के बस एक बार गो थ्रू करना है। अच्छा कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा? लोन अगर 20,000 के अंदर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो एग्जाम्ड है। एंड अगर मेडिकल पर्पज के लोन है तो फुल्ली एग्जाम्ड है। ये दो छोड़ के बाकी सब जगह पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये भी यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अच्छा ये कौन से मूवेबल एसेट है? अदर देन फॉर विच ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अपन ने कार का डिस्कशन किया है, पहले हो गया, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, ये 5 एसेट छोड़ के अगर बाकी कोई भी मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए दिया है तो ये यहां पे आएगा, बराबर है ना? तो बोलो एक बार, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल एग्जाम्ड है। कार के लिए अपन ने टेबल पढ़ लिया। ये छोड़ के बाकी कोई भी एसेट्स अगर अपने एकेडमी ने एम्प्लॉय को ये सिस्टम यूज करने के लिए दिया, सिस्टम है ना, बड़ी कंप्यूटर हो गया ना, अपन क्या करेंगे, कैमरा लेके आते, चलो ये गाड़ी यूज करने को दी बट कार का भी हो गया तो क्या लेंगे? वॉशिंग मशीन। बोलो कितना ऐड होगा? अगर ये एकेडमी का खुद का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड अगर एकेडमी भी रेंट पे लेके आई तो रेंट उसके इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। बस इतना ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सेल ऑफ मूवेबल एसेट, अब इसमें क्या करना है पहले आपको बताता हूं। अच्छा सेल का मतलब आपको फ्री में मिला या आपने परचेस किया है? परचेस किया ना, अरे फ्री में मिला तो गिफ्ट हो जाएगा। गिफ्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो पहला आपको डाउट आना चाहिए, इसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? उस एसेट का WDV माइनस आपने जो अमाउंट पे किया है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है बताइए? सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है? हाउ टू कैलकुलेट WDV। हाउ टू कैलकुलेट, अच्छा WDV कैसे आता है? अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो पूरा खेल इसमें किसका है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज द न्यू थिंग फॉर यू।
तो WDV मिलने के बाद बाकी चीज एकदम सिंपल है। ओके, नो डेप्रिसिएशन कैसे आता है, उसके लिए 3 एसेट्स का कैटेगरी है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50% है, मोटर कार के लिए 20% है, एंड एनी अदर एसेट्स के लिए 10% है। यहां पे पहले 2 के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एंड यहां पे क्या है, SLM है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन ओनली कंप्लीटेड ईयर के लिए निकालना है। वो क्या मैं आपको बताता हूं। तो ये बेसिक थ्योरी आपको पहले पता होना चाहिए, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूं, बट आपको बेसिक चीजें पता होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है तो 50% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मोटर कार है तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एंड सोफा सेट वगैरह है तो हाँ। एंड इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था अभी जस्ट, अगर ये कैटेगरी 10 साल के बाद बेचा है तो टैक्स फ्री परक्विजिट है। ये पहले 2 में बेनिफिट, ये अपन ने पढ़ा था ना टैक्स फ्री परक्विजिट में, कि 10 साल के बाद बेचेंगे तो एग्जेम्प्ट है। कौन सा, लास्ट कैटेगरी वाला। पहले 2 वाले 10 साल के बाद भी क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अभी ध्यान दो, ये कंप्लीट ईयर कैसे निकालना मैं आपको बताता हूं। ये क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं अभी यहां तक। ओके, अभी देखो कंप्लीट ईयर कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, आप चाहे तो बाद में लिख लेना आराम से। मैं इसको एक दिन चाहे तो रखता हूं, कल करता हूं उसको प्राइवेट। ऑनलाइन को डाउट है क्या, हाँ ध्यान दो। जिनको एक किसी ने तो भी सुबह कहा था कि इसमें कंफ्यूजन है, उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट पता नहीं वो लेक्चर में है कि नहीं। मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, बट जिसने डाउट पूछा था वो चेहरा याद नहीं है, मैसेज आता पता नहीं। चलो ठीक है, एनीवेज आई होप वो रहेगा। तो कंपनी ने 12 दिसंबर 2023 को एसेट परचेज किया था। तो अपने को एक ईयर कहां से काउंट करना है पहले बताओ। ये ऐसे ईयर काउंट करना है, आपको समझा क्या। तो ये ईयर कैसे काउंट करना है पहले बताओ। फाइनेंशियल ईयर नहीं, डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटेड ईयर। ये पहले समझा आपको, ठीक है। अभी जैसे 25-26 में आते हैं, आपने को चाहिए डेट ऑफ सेल। तो अगर देखो सेल इसके पहले भी हो सकता है या इसके बाद भी। तो देखो ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है। तो सेल इसके पहले हुआ है तो बोलो, डेप्रिसिएशन 1 का आएगा, 2 का नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल खत्म होने के पहले बेचा है। एंड सेकेंड केस में 1 का भी आएगा, 2 का भी, बट इसके आगे का, क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर का क्लेम, बस इतना ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकालते आपको पता है ना। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस पे 50%, ओपनिंग बैलेंस पे 20%, एंड SLM मींस ओरिजिनल कॉस्ट पे 10। वो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालना वो आपको पता है, उसमें आपको मेरी हेल्प जरूरत नहीं, बस एक नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा। तो क्या करना है एग्जाम में, डेट ऑफ परचेज से एक एक साल ड्रॉ करो, 25-26 में आने के बाद चेक करो कि 25-26 में जहां पे 1 साल खत्म हो रहा है उसके बाद एसेट बेचा है तो उस साल का डेप्रिसिएशन आएगा। उसके पहले बेचा है तो बोलो पहले केस में 1 साल का क्यों आएगा, क्योंकि हाँ दिसंबर 12-25 के पहले सेल हुआ है। एंड सेकंड केस में आएगा हाँ इसके बाद, बट उसके बाद का नहीं आएगा, 2 साल के बाद का नहीं आएगा। ऑनलाइन बताइए आपको एकदम परफेक्ट, अभी क्लियर है क्या बताओ। जिन लोगों ने डाउट पूछा तो उनको क्लियर है क्या, बोलिए। ऑनलाइन जरा फटाफट रिप्लाई करो। हो गया, चलिए सबको समझा है क्या, कंफर्म, ओके। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया ना। मेडिकल फैसिलिटी में 3 पार्ट में अपन ने पढ़ा था। पहला बोलो मेडिकल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, क्लियर है। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया 4 पार्ट्स, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, मेडिक्लेम पेड एग्जेम्प्ट, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल खत्म। बचा क्या अभी, आउटसाइड इंडिया। तो ये सब हो गया।
आउटसाइड ये सब हो गया, 1 2 3 4 ना। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, और एक चीज, कुछ हॉस्पिटल है जिसको अप्रूवल CC/18 दिया है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर भले वो एम्प्लॉयर का भी नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का भी नहीं रहेगा, ये प्राइवेट भी हो सकता है, बट इसको अप्रूवल किसने दिया है? CC/18 दिया, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ये कौन से होते हैं? डिजीज स्पेसिफाइड, मतलब कैंसर वगैरह हुआ है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर पैसा खर्च कर रहा है, बताओ उस बंदे को कैंसर हुआ है एंड तुम वो उसके इनकम में ऐड करोगे तो फैमिली टैक्स कहाँ से देगी? तो ये है प्रिस्क्राइब डिजीज, तो ऐसे केस में वो एग्जाम्प्ट है। बट कौन सा हॉस्पिटल प्राइवेट में? जो CC/18 ने अप्रूवल दिया वो वाला, अदरवाइज बाकी प्राइवेट है तो टैक्सेबल है। ये कैसे पता चलता है सर? हॉस्पिटल में ना कंपनीज का लिस्ट लगा रहता है, उनका टाइप कहाँ कहाँ पे है, या एम्प्लॉयर को उनको बताया जाता है कि हमारा टाइप कहाँ कहाँ पे है, तो वैसे होता है वो, ठीक है। नाउ अभी जाते हैं इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर अगर आप जाएंगे तो 3 खर्चे होते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ स्टे एंड ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI। RBI लिमिट के ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है फुल्ली टैक्सेबल, RBI लिमिट के अंदर किया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो कहां पे RBI लिमिट है? बोलो। स्टे एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये दोनों के लिए। ओके, तो वहां पे जो ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, वहां पे जो रहने का खर्चा होगा, ट्रीटमेंट एक ही का होगा एंड आने जाने खर्चा, सॉरी रहने खर्चा 2 लोगों का, 1 ही अटेंडेंट अलाउड है, एग्जाम टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI। एंड ट्रैवलिंग के लिए पहले 2 लाख का लिमिट था, मैंने कहा था आपको, अभी कितना लिमिट है? तो ट्रैवलिंग के लिए क्या करना है? मैंने कहा था कि अगर ट्रैवलिंग इंडिया के बाहर हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो पूरा सैलरी का क्वेश्चन खत्म करो, कैसे लेना है? टोटल लेना है। टोटल 8 लाख के ऊपर जा रहा है क्या, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट पूरा ऐड होगा, एंड 8 लाख के अंदर है तो पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, खत्म। इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। इजी लगा कि नहीं अभी आपको? क्लियर है क्या? लास्ट, लीव ट्रैवल कंसेशन। लास्ट क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन, एकदम सिंपल है। पहले बताओ इसमें कौन सा खर्चा एग्जेम्प्ट है? न्यूट्रल मतलब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो तो ट्रिप पे कौन सा खर्चा आता है? ट्रैवलिंग आता है, स्टे आता है, साइट सीन, खाना, जो भी है। कौन सा खर्चा एग्जेम्प्ट है? कौन सा? ओनली आने जाने का। तो एम्प्लॉयर ने अगर बाकी खर्चा पे किया तो क्या होगा? आपके इनकम में पूरा क्या होगा? ऐड होगा। आपके इनकम में पूरा क्या होगा? ऐड होगा। ओके, अच्छा कितने जर्नी एग्जेम्प्ट है? 4 साल में 2 बार। इसमें एक ही चीज है मेन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 1998 के पहले बॉर्न है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 1998 के बाद अगर बॉर्न है तो बोलो ऑनलाइन क्या ऑप्शन है? अगर पहला 1 है बाद में 2 है तो 2 माने जाएंगे, एंड पहले 2 है बाद में 1 हुआ तो 3 माने जाएंगे। आई थिंक सिंपल है, तो बस उतना ही है। अच्छा इसमें 2 जर्नी 4 साल में। अच्छा इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? यस, बट ये थियोरेटिकल पॉइंट है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएंगे। तो 2 में से कितने जर्नी कैरी फॉरवर्ड होंगे? 1 बचा है तो 1 ही होगा, एंड 2 बचा है तो भी 1 ही होगा। एंड जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो भी अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में परफॉर्म करना जरूरी, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? एंड आने जाने का खर्चा एग्जेम्प्ट है। अच्छा कैसे ट्रैवल करना है? फ्लाइट है तो इकोनॉमी क्लास, रेलवे है तो फर्स्ट AC, बट आपको एग्जाम में रेडीमेड दिया जाता है, आप टेंशन मत लो उसका। हो गए परक्विजिट्स, हो गए। अनदर 1 आवर अपन ने परक्विजिट मेन मैंने सब डिस्कस कर दिया। अभी बचता क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स बचता क्या है? तो इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में आते हैं। पहला है ग्रेचुइटी, ठीक है। ग्रेचुइटी जो है, अभी इसको अपने डायग्राम क्लास में देखा था। अच्छा ग्रेचुइटी मिलने के लिए आपको कंपनी में पहले लॉ था कि 5 साल काम करना पड़ता है, अभी कितना है वो? 1 ईयर। तो एक पर्टिकुलर पीरियड अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आप ग्रेचुइटी के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। क्या हो आप? एलिजिबल हो। पहला बोलो, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने ग्रेचुइटी फंड में से पैसा विड्रॉ किया है, फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल। दूसरा, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन लकी एम्प्लॉय, लकी मैंने कहा लकी वाली नहीं, हाँ बोले कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो फुल्ली एग्जाम। एंड ये एग्जाम में आएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय
नॉन गवर्नमेंट में दो है, पहला कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट एंड दूसरा नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, ये है। चलो, तो कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट में क्या करना है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला बोलो, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा, 20 लाख भी गवर्नमेंट का अमाउंट फिक्स है। आपको दोस्तों खाली थर्ड कंडीशन पे काम करना है। कौन सा कंडीशन? 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। अब ये कैसे निकालना है? फ्रैक्शन अगर 6 मंथ के आगे है तो अगला साल लेना है। तो अगर आपने काम किया है 22 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो आप कितना लोगे? 23 लोगे। कितना लोगे? 23 लोगे, बराबर है क्या? एंड सैलरी में दो ही चीज लेना, बेसिक प्लस डी। अभी डी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इफ एप्लीकेबल तो ही लेना है। तो बस इतना ही डेफिनेशन है। इसमें से जो, तो बताओ, ये प्रोविजन बड़ा है बट अपने को एक ही चीज लर्न करना है, दो चीज तो फिक्स है। कौन सा चीज फिक्स है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा 20 लाख भी फिक्स्ड है। तो रियली बता, आपको दिमाग कहां पे लगाना है? थर्ड कंडीशन में लगाना है। एंड इसमें से जो मिनिमम है, तो ये कौन सा केस था? कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। दूसरा कौन सा होगा? नॉट कवर्ड में पहले दो सेम, लास्ट में फर्क है। लास्ट में फर्क है। अभी कंपेयर करो इन दोनों को। कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट में 15/26 है, यहां पे 1/2 है। ऊपर कंप्लीटेड ईयर्स है, यहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। एम आई क्लियर? दोनों कंपेयर करना है। तो कहां पे फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करना है? कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट तो करना है, नहीं है तो इग्नोर। अरे समझा कि नहीं? एंड तीसरा, एवरेज सैलरी निकालना है 10 मंथ्स का। यहां पे फॉर्मूला अलग है, बेसिक प्लस डी है, इफ एप्लीकेबल प्लस। तो बताओ, दोनों ग्रेचुइटी में सैलरी का फॉर्मूला एक है या अलग अलग है? हाँ, कहां पे ओनली बेसिक प्लस डी है? बोलो। कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट में बेसिक प्लस डी है, एंड नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है तो बेसिक प्लस डी है, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अभी सबसे मेन चीज 10 मंथ्स का लेना। एवरेज कितने मंथ्स का लेना है? 10 मंथ्स कैसे लेना है ये अपन देखेंगे। कैसे लेना 10 मंथ्स? चलो, अभी अपन ने 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, सपोज ये है रिटायरमेंट का डेट 2 फरवरी 2026। तो मेरे को चाहिए 10 मंथ्स में। अभी दो प्रोविजन एक साथ कवर कर रहा हूं। पहला, नॉट कवर्ड बाय, एंड दूसरा अपने को अगले प्रोविजन में लगने वाला है, वो है लीव सैलरी। वो क्या है? लीव सैलरी। चलो, अभी आप मेरे को सब लोग 10 मंथ्स का पीरियड बताओ। बताओ, लीव सैलरी में ग्रेचुइटी में क्या बोला है? उस मंथ को इग्नोर करना है। तो अप्रैल को इग्नोर करके उसके पहले के 10 मंथ्स। लेकिन लीव सैलरी में इग्नोर नहीं करना है, उसके पहले के 10 मंथ्स लेना है। चलो बताओ मेरे को 10 मंथ्स। देखो, ग्रेचुइटी में क्या बोला है? प्रीसीडिंग द मंथ लेना है। मतलब जिस महीने में तुम रिटायर हुआ है उस मंथ को हटा दो। चाहे तुम इसको 12 अप्रैल कर दे, तो आपको डाउट है तो आई विल मेक इट 12 अप्रैल। चलो, ऑनलाइन गिव मी आंसर। बोलो, मेरे को दोनों आंसर चाहिए। अच्छा, दीप ने आंसर भेजा है, बोलो फटाफट। पहला 10 मंथ्स बोलो ना। बोल रहे हो या पूछ रहे हो? बोलो। जून 25 से मार्च 26, ये तुम्हारा आंसर है। ऑनलाइन चेक करो, काउंट करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 10 मंथ्स आ रहे हैं क्या? तो करेक्ट है। एंड यहां पे इसके लिए मैंने रूल क्या कहा था? एक साल पीछे जाओ, 2 महीने ऐड करो। तो एक साल पीछे गए तो 12 अप्रैल 25, 2 महीने ऐड किया तो 12 जून 25,
से 12 अप्रैल 24। अभी चेक करो ऑनलाइन जिन लोगों ने आंसर दिया सही है गलत है, जिनकी गलती हुई है सुधार लो। यहाँ पे गलती तो चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये गलत हो गया ना, क्वेश्चन ही खत्म है। प्रोविजन यहाँ तक मतलब ही नहीं, पूरा खेल 10 महीने का तो है। ओके, तो कुछ लोगों ने आंसर मई से बोला था, तो वो 11 महीने हो गए। डिलीट मत करना, मेरे को सब दिखता है। हाँ मैं टीचर ऐसे नहीं बना, मैं भी ये कर चुका जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरे सर भी ऐसे ही बोलते थे, विपुल मैं तेरा आंसर देख लिया है। मतलब ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं गलती करने के लिए तो आपके पास आया हूं, है ना। सब आता तो कैसे आता मैं क्लास को, जरूरत नहीं पड़ती फिर, है ना। शर्माने का नहीं, निर्लज्जम सदा सुखी, बिंदास रहने का। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, सीखने का। क्लास उसके लिए लगा है ना। लोग शर्माते डाउट पूछने के लिए, जिनका सरनेम शर्मा है मैं समझ सकता हूं, शर्माते वो, बट अदरवाइज रोहित शर्मा, तो रोहित ने शर्मा है तो चलेगा, बाकी लोगों ने नहीं। तो ये 10 मंथ्स क्लियर है क्या? ठीक है। एंड डेथ के बाद मिलता है तो ग्रेचुटी, डेथ की वजह से मिलेगा तो क्या है? एग्जाम्प्ट है। लीव सैलरी, व्हाट इज लीव सैलरी? ये है पेड लीव, है ना। व्हाट इज लीव सैलरी? हर साल आपको एम्प्लॉयर सर्टन लीव्स अलाउ करता है, 20-25 दिन, जिसमें आप छुट्टी ले सकते हैं, आपका पगार कट नहीं होगा। बट अगर आप वो छुट्टी नहीं ले पाए ड्यू टू वर्क प्रेशर, तो उन छुट्टियों को आपको मॉनेटरी फॉर्म में बेनिफिट मिलता है, तो उसको बोलते हैं लीव सैलरी। सो अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने लिया है, इस साल मेरी 8 छुट्टियां पेंडिंग थी, मैंने उन 8 छुट्टियों का पैसा ले लिया है। कितने छुट्टियों का? 8। तो बोलो क्या होगा वो? फुल्ली टैक्सेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन है, अगर आप लकी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम, एंड नॉन गवर्नमेंट है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। अच्छा, मैं नहीं शर्मा, साची शर्मा, यस, मत शर्मा ना साची। अपना फॉर्मूला क्या है? निर्लज्जम सदा सुखी, है ना। हाँ बोलो, 4 में से पहला कंडीशन फिक्स्ड है, एग्जाम में दिया जाएगा, क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 25 लाख, 10 इंटू एवरेज। एवरेज कैसे लेना अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, जिस दिन रिटायर हुआ उसके पहले के 10 मंथ्स। ये वहां पे कॉपी करना है ना, ये आपको है ना। पीरियड ऑफ लीव पेंडिंग अपने को कैसे चाहिए? मंथ्स में चाहिए, वो आपको डेज में दिए जाते हैं, उसको डिवाइड बाय क्या करना है? 30 करना है। अपन ने क्लास में वो निकालना कैसे वो भी पढ़ा था, बट एग्जाम में आपको रेडीमेड दिया जाएगा, डोंट वरी। बाकी व्हाट इज सैलरी सेम ही है, बाकी ठीक है फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन कोई डाउट है क्या? एनी क्वेश्चन? चलो, तो अभी अपने क्या बचा है? ये बचा है, काफी सारा बचा है, तो नेक्स्ट वीक करेंगे फिर, क्योंकि आधा पौना घंटा लगेगा और सब खत्म करने के लिए, है ना। चेहरे देख के लग रहा है कि ये आदमी कब खत्म करेगा, है ना। बहुत हो गया अभी, नहीं तो हम भाग के जाएंगे। तो गाइस डोंट वरी, अपन बाकी का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें सैलरी भी खत्म होगा और अपन नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। हो गया कि आपका सैलरी अभी काफी कंफर्टेबल हो गया? अभी डिफिकल्ट लग रहा है? मतलब आइडिया क्या कैसे तैयारी करनी है ऑनलाइन? आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। यस यस, थैंक यू। मैं चेहरे देख के समझ में आ गया, परेशान हो गया अभी, बोले बहुत हो गया, सुबह 2 घंटा त्रास, शाम को भी त्रास। चलो ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लेक्चर अच्छा लगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलो थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट। चलो थैंक यू।